मेरे साथ साथ करते रहो। अच्छा, वर्कआउट 40% ऑफ 530, 40/100 मल्टीप्लाइड बाय 530। कैंसिलेशन करना चाहो कर लो, जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं करना चाह रहे कोई मसला नहीं है, कैलकुलेटर मौजूद है। 212। आगे। This part of the this part of a bus timetable. This is a part of bus timetable from New York to Raleigh. अच्छा ठीक है। तो बस का टाइम टेबल है, मतलब अगर बस न्यूयॉर्क में है तो उसके बाद वो इधर इस टाइम पे पहुंचेगी, इधर इस टाइम पे, इधर इस टाइम पे, इधर इस टाइम पे आएगी। बस का ये पूरा स्केड्यूल आ गया। वर्क आउट द जर्नी टाइम फॉर न्यूयॉर्क टू पीटर्सबर्ग। न्यूयॉर्क टू पीटर्सबर्ग को देखना है कि कितना टाइम डिफरेंस है। टाइम दो तरीकों से निकाल सकते हो, मैंने समझाया था कि आप लोग या तो ये कर सकते हो कि हाथ में वो जो माइंड में रख के 9:15 है, फिर आप क्या करोगे, 10:15 है, 11:15 है, 12:15 है, ऐसे कर सकते हो। अगर कैलकुलेशन आसान लग रही हो तो कैलकुलेशन भी कर सकते हो। 9:40 है और 9:15 है, ऐसे भी कर सकते हो। जब ऐसे करोगे तो आप लोग आराम से कैंसिलेशन कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, तो ये 1 मार्क का भी है, कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर। 1 मिनट देना मुझे। क्वेश्चन 2 पार्ट बी पढ़ो उसका जब तक। ओके। अर्जुन arrives at the bus station in Washington at 1:36 p.m. ठीक है, ये कहाँ वॉशिंगटन पहुंचा है? 1:36 p.m. पे वॉशिंगटन पहुंचा है ये। 1:36 p.m. एक चीज पहले से ऑब्जर्व कर लो और देख लो कि ये सारा फॉर्मेट 24 आवर फॉर्मेट है। और हमने ये अर्जन का टाइम जो है वो 1:36 ये हमारा 12 आवर फॉर्मेट है। तो उसको पीएम का मतलब ये होता है कि एएम पहली साइकिल होती है, पीएम क्या होती है, दूसरी साइकिल होती है। तो मैं कह सकता हूँ ये 13:36 है। यस और नो? जी। हेलो। कट तो नहीं हो गया मैं? नहीं नहीं सर। तुम लोग खामोश क्यों बैठे हो, गम बना रहे हो? सर फिर से खैर, रिपीट करिएगा, सुना नहीं था सही से। रिपीट मैं करता हूँ दोबारा। देखो इन्होंने क्या बोला है, अर्जन अराइव एट द बस स्टेशन इन वॉशिंगटन एट 1:36 पीएम। पीएम लिखा हुआ है ऊपर, सारा जो हमें स्केड्यूल दिया हुआ है 24 आवर फॉर्मेट का दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम 24 आवर फॉर्मेट में कर देते हैं इसको भी। तो 13:36 बोल सकता हूँ कि पीएम दूसरी साइकिल होती है, एएम पहली साइकिल होती है। पहली यस सर। 12 आवर की साइकिल एएम होती है, पीएम जो है दूसरी 12 आवर की साइकिल होती है। तो 13:36 मैंने इसको कह दिया, ठीक है। वर्कआउट हाउ लॉन्ग ही वेट्स फॉर 9:15 बस फ्रॉम न्यूयॉर्क टू अराइव। कितना वेट कर रहा होगा ये? अच्छा, इसकी वॉशिंगटन में जो 9:15 से निकली हुई बस है वो वॉशिंगटन में बताओ कब पहुंच रही है? वो वॉशिंगटन में 15:20 पे पहुंच रही है। और ये कब पहुंचा हुआ है वॉशिंगटन में? 13:36 पे पहुंचा हुआ है। जी। तो अब इस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, 13:36 में अगर ये है तो 15:20 तक का देखना है कि इसको कितना वेट करना पड़ रहा है। तो 14:36 कर लो, तो 1 आवर हो गया। ठीक है, 14:36 1 आवर। और उसके बाद हमारा मिनट्स काउंट करो। अगर 15:20 तक पहुंचना है तो 36 के बाद यहाँ पे कितने मिनट्स बचे हैं इसको, मतलब लेट से अगर मैं कहूँ कि 1 घंटे बाद कितना हो जाएगा, अगर ये 13:36 पे 1 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 14:36। फिर उसके बाद मजीद 1 घंटा तो नहीं बढ़ा सकते, वो 15:36 हो जाएगा। ये 15:20 तक में बस आएगी इसकी, तो उसके बाद मिनट्स काउंट करते रहो। 24 मिनट्स और ऐड करो इसके अंदर तो 15 हो जाएंगे टाइम। और 20 और ऐड कर दो फिर। 20 और 24 ऐड करो, 44। 44 मिनट्स। लेकिन इन्होंने बोला हुआ गिव योर आंसर इन मिनट्स, मतलब पूरे में मिनट्स में देना है। तो 60 + 44 कितना हो जाएगा फिर ये? 104। आगे चलूं? जी सर।
पेन कॉस्ट 53 cents each. Work out the maximum number of pens Mariam can buy with $15. $15 के सेंट्स कितने होते हैं पहले ये बताओ. 1500 cents होंगे. और एक पेन जो है वो 53 सेंट का कॉस्ट कर रहा है, तो ये 1500 डिवाइडेड बाय 53 हो जाएंगे. मेरी क्लास सो रही है क्या? मुझे किसी का रिस्पॉन्स नहीं है. अच्छा जैद भी नहीं है ना आज. तो ये 28.3 आंसर आ रहा है. मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन्स कितने ले सकता है ये फिर? इसका मतलब क्या होगा? मरियम कितनी ले सकती है? 28 पेन्स ले सकती है सिर्फ. वजह? मेरा आंसर तो 28.301 आ रहा है. तो हम पॉइंट्स में थोड़ी है, मतलब हम पेन तो हमारा होल नंबर थिंग है. या तो 29 होगा या 28 होगा. 28.3 तो पेन हो ही नहीं सकता, क्वांटिटी नहीं हो सकती 28.3 उसकी. तभी हमारा 28 पेन आ रहे हैं. अब इसमें कोई मुझे कहे सर 28.3 राउंड ऑफ करके लिखा है मैंने, तो वो बेवकूफ है, क्योंकि 28.3 पेन हो ही नहीं सकता. आ रही है बात समझ में? जी सर. ओके. वर्क आउट द चेंज शी रिसीव इन सेंट्स. ऑफ कोर्स अगर हमारे पास 0.3 सम, अगर मैं मेरे पास जो आंसर आ रहा है अभी कैलकुलेटर में, मैं इसको 28 से माइनस कर दूं तो मेरे पास 0.3018 आ रहा है. ठीक है. ये पेन वो है जो मैं खरीद नहीं सकता, जो मैं ज़ाहिर टुकड़े नहीं कर सकता उस पेन के. तो ये वो हिस्सा है. ये इतने पेन जो है वो ले ही नहीं सकते कभी भी. इसी को अगर मैं इसकी कॉस्ट, पेन की कॉस्ट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूं तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कितने सेंट्स इसके पास बच रहे हैं. तो 16 सेंट्स इसके पास बच रहे हैं. एग्जैक्ट 16 सेंट्स आंसर आएगा. देखो जब मैंने इसको 1500 डिवाइडेड बाय 53 किया ना, तो मुझे 28.30188 आंसर था एंड सो ऑन. ठीक है. अब मैंने इसके अंदर से कह दिया कि ना इसको 28 पेन्स मिले होंगे. तो रिमेनिंग 0.3 पेन्स का क्या होता है कि वो होल नंबर में नहीं है, जाहिर सी बात है वो पेन कंसिडर नहीं किए जाएंगे. लेकिन उसकी अमाउंट निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा चेंज. लेट से मैं कहता हूँ कि ना अगर शॉपकीपर के पास फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का जो है, कुछ भी रख लेते हैं, 10 रुपए का जो है पेंसिल है, 10 रुपए की पेंसिल है. ठीक है. पेंसिल है अगर 10 रुपए की और आपके पास 25 रुपीज पड़े हुए हैं. ठीक है. ₹25 है. तो आप कितनी पेंसिल खरीद सकते हो? 2 पेंसिल खरीद सकते हो. ठीक है. अगर लेट से मैं कहूँ उसको ऐसे निकालूं कि मैं कर देता हूँ, अगर 25 रुपीज है, 25 डिवाइड बाय 10 कर देता हूँ, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 2.5 आ रहा है. 2.5 पेंसिल्स. तो एक बात ये है कि हम लोग 2.5 पेंसिल तो नहीं ले सकते, क्योंकि वो पेंसिल्स होल नंबर में होनी चाहिए. तो आप बोलोगे 2.2 पेंसिल्स है और 0.5 जो पैसे है ना वो बकाया है. 0.5 पेंसिल के जो पैसे होंगे वो बकाया होंगे. जाहिर है वो 0.5 पेंसिल खरीद नहीं सकता मैं. तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बाय कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो मुझे पता चल जाएगा मेरे पैसे बच कितने रहे. मेरे 5 रुपए बच रहे हैं. आ रही है बात समझ में? इधर भी यही किया है मैंने. पहले मैंने क्या किया, 1500 डिवाइड बाई 53 कर लिया. 28.30188 आ रहा है. तो मैंने 28 माइनस करवा दिया नीचे, क्योंकि मैंने कहा 28 पेन्स तो ले लिए, ये तो 0.30188 पेन है ना, ये मैं खरीद नहीं सकता. तो मैंने इसके पैसे क्या कर दिए, 53 से मल्टीप्लाई करके इसके पैसे निकाल लिए कि इतने सेंट्स जो हैं वो ये फिर मुझे वापस कर देगा दुकान वाला. ठीक है. ओके. 15 में चलते हैं. द टेबल शोज द हाउ अ क्लास ऑफ 30 चिल्ड्रन ट्रेवल टू स्कूल. द इंफॉर्मेशन विल बी शोन इन द पाई चार्ट. ठीक है. एंगल किसी का भी नहीं है गिवन, लेकिन 30 चिल्ड्रन है तो हम कर सकते हैं. 30 पे 360 होता है और 18 पे कितना होगा, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई टू गेट द आंसर. कैलकुलेटर यूज करो. कैलकुलेटर यूज करने की स्पीड तेज होनी चाहिए. सब कुछ सारे स्टेप्स मेंशन नहीं करो इसके अंदर, जैसे अगर कोई बच्चा कर रहा है, क्योंकि देखो 2 मार्क्स हैं, 2 मार्क्स में आपको सिर्फ टेबल भरना है. तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 30, सॉरी, हाँ डिवाइड बाय 30, 216 हो जाएगा ये, 216. ठीक है. और उसके बाद क्या है, कार है. कार का क्या करेंगे, 30, वही चीज मेंशन करने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है. और तरीकों से भी कर सकते हो, करना चाहो बहुत तरीके होते हैं. तो 360 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 30, 36 आ रहा है. ठीक है. और बस का कितना आएगा, वही
360 मल्टीप्लाइड बाय 9 हो जाएगा पीरियड, और डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा। 108 आ रहा है। ये आपके पाई चार्ट के एंगल्स आ गए। ठीक है, तो अब टेबल कंप्लीट हो गया हमारा। अब पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए मैं रफली बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको अभी, आप लोग सबको आता है माशाल्लाह से, मैंने बार बार समझाया हुआ है कि ओवरलैपिंग और सेंटर पॉइंट अलाइन होना चाहिए, तो कोई मसले वाली बात है ही नहीं। तो अब डायरेक्ट हम उस पर चलते हैं कि ये बनेगा कैसे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने, 18 है। ठीक है, और उसका एंगल कितना है, 216 है। एंगल प्रोट्रैक्टर से 216 नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारे पास जो है वो 180 तक का ही होता है, लिमिट है 180 तक का है। तो आप लोग क्या बना लो, पहले कार का बना लो, कोई मसला नहीं है। जरूरी थोड़ी है पहले आप उसका ही बनाओ जो पहले कॉलम में लिखा हुआ है, पहली रो में लिखा हुआ है। 36 बना लो पहले। 36 मोस्ट लाइकली यहाँ आ रहा होगा। ये मैंने 36 का एंगल बनाया है। किस तरह बनाया है आप लोगों को पता है, बहुत बच्चों वाली बात है, तो मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा, बनवा नहीं रहा। कार का हो गया। अच्छा, उसके बाद 108 आपका किस में होगा, 108 आपका, सॉरी, 108 आपका उसमें जाएगा, क्या कहते हैं इसको, बस, बस में जा रहा है। ठीक है, 36 और ऊपर होगा फिर, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये आपका आ गया 108, और ये किसका होगा आपका, बस का। तो रिमेनिंग जो 216 बच रहा है, वो फिर किसका होगा। इससे अंदर थोड़ा सा मैंने अजीब सा ही बनाया, मोस्ट लाइकली ऐसी शक्ल होगी इसकी। तो जो ये हमारा बच रहा है, ये हमारा कितना होगा फिर, 216 ऑटोमेटिकली। तो क्या एम रखना है आप लोग, कार और बस का बना लो, ऑटोमेटिकली जो 216 छोड़ा है ना वो बन जाएगा फिर। अगर फिर भी अगर 216 किसी ने बोला, लड़ रहा है कि सर मैं 216 पहले बना के आऊंगा, तो कोई मसला नहीं है, बना सकते हो। ये कर सकते हो कि आप क्या करो, 180 के अलावा बताओ कितना है, 216 माइनस 180 करो, तो ये आपका हो जाएगा 36। तो यहां तक आपने लाइन बनाई, यहां तक आप इमेजिन करो कि कितना है, 180 है। इसके बाद का बनाना है तो मजीद 36 यहाँ बना लो, ऐसे कर लो कि 36 यहाँ पे मजीद है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 216। अगर कोई कह रहा है कि मुझे मैं सबसे पहले 216 बनाना चाह रहा हूँ, फिर वो उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करके 36 बना सकता है फॉर कार, और फिर उसके बाद ये बना सकता है। ठीक है, तो वो इट्स अप टू यू। आसान तरीका मैंने बता दिया कि भाई पहले छोटे वाले एंगल बना लिया करो, ताकि बड़े वाले एंगल ऑटोमेटिकली रह जाए, पहले बात उसके लिए ऑटोमेटिकली बन जाए फिर वो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द डायग्राम शोज द क्यूबॉइड, कैलकुलेट द वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। क्योंकि वैल्यूज प्लग इन करनी है, सिर्फ हाइट पे करो, लेंथ पे करो, आगे पीछे करो, कोई कोई मसला नहीं होता। बस इनको तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तभी हमने एक मार्क रखा है सिर्फ इसका। Alex buy a shirt at a price of pound 14.75. Pedro buy a shirt at a price of 21.99. The exchange rate is $1 equals pound 0.73. ठीक है, कैलकुलेट हाउ मच मोर पेड्रो पेज देन एलेक्स। पेड्रो ने कितने पैसे दिए हैं भाई, 21.99। ठीक है, एलेक्स ने शर्ट खरीदी है, तो क्योंकि आंसर इन डॉलर्स एंड सेंट्स, अच्छा तो हमें डॉलर की कन्वर्जन करनी पड़ेगी, अपना कन्वर्जन ऑफ करेंसी करनी है। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि $1 में 0.73 पाउंड होते हैं। ठीक है, और इसने खरीदी है शर्ट कितने की, ये $1 है, और इसने पाउंड 14.75 की ली है, यहाँ एक्स लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल्स टू 14.75 डिवाइडेड बाय 0.73, तो पता चल जाएगा। x इक्वल्स 20.20। ठीक है, ये जो है हमारे पास, अच्छा डॉलर्स एंड सेंट्स में आंसर देना है, तो मैं थ्री डेसिमल प्लेसेस लूंगा। आप ये जरा समझ लेना, ये मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा भी था सवाल कि सर ये डॉलर्स एंड सेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है। तो मैं बता दूं, अगर वो कह रहे हो करेक्ट द नियरेस्ट सेंट, इसका मतलब होता है अगर आप डॉलर्स में आंसर ले रहे हो तो डॉलर्स, अगर लेट्स से डॉलर्स है, अभी हमने निकाले ये डॉलर्स है,
डॉलर्स के 2 डेसिमल जो होते हैं ना, वो जो आगे के 2 डेसिमल प्लेसेस है, ये सेंट्स डिफाइन करते हैं। और हमें बोला है नियरेस्ट सेंट को, मतलब सेंट को राउंड ऑफ करना होगा बाद में, तभी मैंने एक डेसिमल एक्स्ट्रा लिया है फॉर द वर्किंग। ठीक है, ये बात समझ में आती है? चलो ठीक है, आगे। ये किसके पैसे हैं? ये है हमारे पास एलेक्स के। पेड्रो के, पेड्रो ने 21.99 की ली है। ठीक है, कैलकुलेट हाउ मच मोर पेड्रो पेज देन एलेक्स, तो माइनस करना पड़ेगा। कैलकुलेटर यूज करेंगे। 21.99 माइनस 20.205, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1.785। ठीक है, अब राउंड ऑफ कर लोगे इसको। अब राउंड ऑफ करोगे तो ये जाएगा 1.79 सेंट्स, 1.79 डॉलर। मैं कौन रह गया तो जो है जैद, वो कहाँ थे? जी सर। कहाँ थे भाई? सॉरी सर यार, मैं सर में दर्द हो रहा था, लेटा हुआ था, आंख ही नहीं खुली। अच्छा, जी। थोड़ी सी कंफ्यूजन है अभी भी। आंसर इन्होंने 1.78 ही दिया हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। 1.784 ही आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या गड़बड़ की है फिर? एक मिनट, वेट, लेट मी चेक अगेन। 14.75 डिवाइड बाय 0.73। ठीक है, और इसको माइनस करेंगे विद 21.99, विच इज 1.784 आ रहा है। 1.784, 1.785 क्यों आ रहा है फिर मेरा? अच्छा, मैंने यहीं राउंड ऑफ कर लिया है। फोर्थ, अगर हमारे पास इस हिसाब से हम लोगों को क्या 4 डेसिमल प्लेसेस लेना पड़ेगा? दैट्स स्ट्रेंज। देखो, करो ये कैलकुलेटर के अंदर ही आप लोग, तो कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो आपका आंसर आ रहा है, अगर हम लोग इसको मजीद लिखें तो ये आ रहा है 5479। और उसके बाद अगर इससे माइनस करें 21.99 से, उस हिसाब से हमारा आंसर, अगर 20.20547 भी करें तो हमारा आंसर आ रहा है 1.7845। तो उस हिसाब से फिर हमारा आंसर 1.78 आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर ही यूज करना है आप लोगों को इसके अंदर, ये बात याद रखना, कैलकुलेटर ही यूज करना है। वो मार्क कहाँ देंगे मैं ये भी बता देता हूँ। एक मार्क आप लोगों को यहाँ मिलेगा ये शो करने में, और एक मार्क आपका 1.78 का है वैसे। ये सारी चीजें भले अगर शो ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। अगर ये शो कर रहे हो आप लोग तो कोशिश ये करना, जैसे आप लोगों ने कैलकुलेटर से उठा के लिखा है, लेट से मैंने अभी जैसे कैलकुलेटर के अंदर लिखा था यहाँ तक 20 तक, और 5 भी लिखा था आगे, तो वेट, हाँ, तो आप लोगों का फिर ये जो आप लोग लिखोगे ना, तो फिर 20.205 को नहीं माइनस करवाना। आप लोग क्या करना है, जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, 21.99 माइनस आंसर करना होगा, आंसर माइनस आंसर लिखना होगा। ठीक है, जैसे कैलकुलेटर में मैं अभी दिखा रहा हूँ, कैलकुलेटर में एक फंक्शन होता है हमारा 20, जैसे हमने लिखा 21.99 और माइनस उसके आगे आंसर लिख दिया। आंसर क्या था हमने जो प्रीवियस निकाला था ये, तो वो डायरेक्ट पूरे आंसर को माइनस करवा रहा होगा। फिर आप लोग कैलकुलेटर से उठाई हुई वैल्यू को फिर आप लोग क्या कर देना, राउंड ऑफ कर देना। तो इट्स बेटर कि आप क्या करो, यहाँ से इसको ऐसे कर लो, इसके बाद से आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि 21.99 माइनस जो भी इसका आंसर आ रहा है 14.75 अपॉन 0.73, तो ये एक्यूरेसी की तरफ चले जाएगा आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझसे भी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, लेकिन स्टिल अगर मैं कर रहा होता खुद से तो मैं क्या करता इसके अंदर कैलकुलेटर ही यूज कर रहा होता एट दी एंड।
कैलकुलेटर पूरा ये कैलकुलेट कर रहा होता है, इसमें कभी कोई भी जगह पे मैं खुद राउंडिंग ऑफ नहीं कर रहा होता। राउंडिंग ऑफ से अक्सर अमूमन आंसर गलत आता है जब आप बीच में राउंडिंग ऑफ कर देते हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे डायग्राम शोज हेक्सागोन। हेक्सागोन राइट डाउन राइट एन इक्वेशन एंड सॉल्व इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, हेक्सागोन, हेक्सागोन के ऑल द एंगल्स तो n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 से निकालेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ये हो जाएगा आपका 6-2 टाइम्स 180 क्योंकि हेक्सागोन है, 4 मल्टीप्लाई बाय 180 और 720। अब Yes. क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हमारे पास सबको ऐड कर दो 2x प्लस, पहले x वालों को कर लो तो ज्यादा बेहतर है, 2x प्लस x माइनस 30, यही है बस। फिर है 120 प्लस 152 प्लस 144 प्लस 100 इक्वल 720। ये हो जाएगा हमारा 3x और -30 प्लस 120 प्लस 152 प्लस 144 प्लस 100। इसके अंदर हमें नहीं दिखानी मेंटल मैथ्स, कैलकुलेटर यूज करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। और आंसर आ रहा है हमारा 486। तो ये हो जाएगा 486 इक्वल 720। आगे सॉल्व करेंगे 3x इज इक्वल टू 720, या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि x इक्वल 720 माइनस 486 अपॉन 3। ये काम कैलकुलेटर का है, बाकी का 720 माइनस 486 डिवाइडेड बाय 3, 78 आंसर है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में 4 मार्क बहुत अच्छे मार्क्स थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 के भी अच्छे हैं। फ्रॉम द लिस्ट राइट डाउन द नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 3। जो 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 के टेबल में कौन सा आता है बताओ इसमें से? 12। ओके, क्यूब नंबर 8. 8, गुड, क्योंकि सही बताता भी हूँ। प्राइम नंबर 5. 5। इर्रेशनल नंबर Under root 1. Under root 7. यस यस यस, गुड। अंडर रूट ऑफ 196 नहीं है हमारा इरेशनल, क्योंकि उसका आंसर परफेक्ट आता है, परफेक्ट स्क्वायर है वो। तो ये देखो ये कितनी आराम से हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर किसी को समझना है कि क्यूब क्या होता है, प्राइम क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, तो पूछ लो। मल्टीपल ऑफ 3 3 का टेबल है। क्यूब नंबर ऐसा नंबर है जिसको आप लोग 3 दफा मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर आ रहा होगा। जैसे 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 दफा, तो 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जिससे 8 आंसर आता है, तभी हमने क्यूब नंबर 8 रखा है। 8 है क्यूब नंबर, 27 है क्यूब नंबर, 64 है क्यूब नंबर, 125 है, 216 है क्यूब नंबर। अच्छा, आगे इरेशनल क्या होता है? इरेशनल प्राइम नंबर क्या होता है? जाहिर है जो अपनी टेबल में आए, तो बहुत बच्चों वाली बात है। इरेशनल नंबर वो होता है जो नॉन परफेक्ट अंडर रूट्स होते हैं, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट्स होते हैं, सर्ड फॉर्म जो होती है बेसिकली। आगे, Anna has a bag containing 10 beads. There are 4 red beads and the rest are blue. Anna takes 2 beads from the bag at random without replacement. Complete the tree diagram. अच्छा जी, ये रेस्ट आर ब्लू बोला हुआ है तो 6 होंगे जाहिर है। और विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, तो रेड रेड निकाली गई है पहले, तभी एक डिक्रीज किया है। या ऐसा होता है कि रेड निकालने के बाद ब्लू निकाली होती, रेड के बाद ब्लू की क्या प्रोबेबिलिटी बनती? फिर रेड के बाद ब्लू की बनती 6/9। क्यों? क्योंकि ब्लू निकाली नहीं गई थी। अच्छा, उसके बाद अब क्या हो रहा है, ब्लू और रेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो ब्लू के बाद रेड बोल रहे हैं, तो फिर अब रेड निकालेंगे फर्स्ट टाइम पे तो 4/9 हो जाएगा। ब्लू ब्लू के बाद निकल रहा होता तो 5/9 होता। ठीक है, कोई सवाल? Calculate the probability that Anna takes 2 red beads. Easy. रेड रेड की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कराएंगे, रेड मल्टीप्लाई बाय रेड करवाएंगे, और कोई केस नहीं बनेगा। 4/10 मल्टीप्लाइड बाय 3/9, 12/90। अब इसके लिए कैलकुलेटर नहीं उठाना प्लीज। प्रोबेबिलिटी में वैसे भी सिंप्लीफाई ना भी करो तो कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ कैलकुलेटर उठा के कैलकुलेटर में टाइप इन करके टाइम बचाओ, वो 1 मार्क का है वैसे भी। चलो खैर, माया बिल्ड्स अ पेटियो in her garden in the shape of cylinder with radius। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास वो आए हैं, मेंसुरेशन काफी आया है इस पेपर के अंदर। खैर, in the shape of cylinder with the radius
2 meter and height of 0.08 meter. The patio is made from concrete. The density of the concrete is this. Calculate the mass of concrete used to build the patio. हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, सो डोंट वरी, फिजिक्स स्टूडेंट्स को पता होता है वैसे, लेकिन अगर जो नॉन फिजिक्स है, नॉन साइंस स्टूडेंट जो हैं, दूसरे कॉमर्स वाले जो हैं, उनको अगर नहीं पता तो ये लिख के दे रहे हैं। डेंसिटी है, हमें क्या टारगेट करना है, फिर प्लान क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता होना चाहिए। ऊपर लिखा हुआ है, मैं नहीं जा रहा ऊपर, देखो ऊपर जाने में टाइम लगेगा, मैं नहीं जा रहा। मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो लेट्स फाइंड इट आउट। ये आपके पास होगा पाई, रेडियस है आपका 2 स्क्वायर और हाइट है आपकी 0.08। बाकी काम कैलकुलेटर का है। अभी क्या करना, पाई में ही छोड़ना, क्योंकि पाई सॉल्व नहीं करना, एंड में करेंगे। पर 0.08 मल्टीप्लाई 4 कर दो तो ये आपका आ जाएगा 0.32 पाई। ये आपका वॉल्यूम है। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोग लगाओ फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी निकालनी है, नहीं वेट, कैलकुलेट द मास, डेंसिटी इज गिवन। आप लोग के पास डेंसिटी है, डेंसिटी की जगह डेंसिटी लिख दो, डेंसिटी है 2500। मास की जगह m लिख दो, वॉल्यूम की जगह ये लिख दो 0.32 पाई। मास इज इक्वल्स टू, यहाँ जा वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.32 पाई। एट 800 पाई आंसर है। और अब इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये आ रहा है आपका 2513। यहाँ पे क्या करें, 3 सिग्निफिकेंट में दें, 2 डेसिमल प्लेसेस में दें, या क्या करें, मर्जी है। इसका आंसर आ रहा है 0.274। सही है। मार्किंग स्कीम क्या कहती है इस चीज पे, आपकी मर्जी है कि आप क्या करो, इसके अंदर इसमें दो, या फिर एक रेंज दे रही है वो, क्योंकि पाई की वैल्यू हर बच्चा अपने हिसाब से रखता है। कोई 3.142 रखता है, कोई 22.7 रखता है। वैसे तो इंस्ट्रक्ट ऊपर किया जाता है कि आपको पाई की क्या वैल्यू रखनी है। ये देखो 3.142, ठीक है। या फिर वो कह रहे हैं कैलकुलेटर की यूज करो, तो कैलकुलेटर दिया हुआ है, कैलकुलेटर की यूज किया करो। कैलकुलेटर की यूज सर करने उससे मेरा एक्यूरेसी की तरफ आंसर जा रहा है। अब लिखें क्या आंसर, लिखना क्या है आंसर, आपकी मर्जी है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर इज प्रेफर्ड। अगर आप लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको लिख रहे हो तो ये हो जाएगा 2510। सही है, सबसे पहले ही आंसर ये दिया है मार्किंग स्कीम में। या फिर आपकी मर्जी है कि आप इसको फिर 2513.274 में लिखना चाह रहे हो, तो वो कोई मना नहीं करेगा इस चीज का। ठीक है, मुश्किल तो नहीं था। आगे चलूं? हेलो, ओके। Maya wants to put tiles on a surface of her patio as as shown on the diagram. ठीक है, each tile is a sector with an arc 75 centimeter. Explain why tiles do not fit exactly on the surface of the patio. अच्छा, इसको देखते हैं। अगर मैं इसमें सेक्टर का एरिया निकालूं तो मुझे एंगल पता होना चाहिए। वेट वेट वेट, नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। अगर हम सरकमफ्रेंस निकाल लें और हम देखें कि पेरियो की सरकमफ्रेंस और जो टाइल की जो आर्क लेंथ है, क्या वो बराबर में आ रही है। मतलब क्या हो कि अगर हमारा पूरा सरकमफ्रेंस हाथ में हो तो हम देख सकें 75 डिवाइड करके कि क्या हमारे पास होल नंबर में आंसर आ रहा है। होल नंबर में अगर आंसर आएगा, इसका मतलब लेट से 5 आ रहा है आंसर। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10 आ रहा है आंसर, सॉरी 10 में मैं कहूंगा कि हाँ भाई होल नंबर में आंसर आया, तो 10 टाइलें चाहिए होंगी। इसको ऐसे समझो कि ये आपके पास एक पेटीओ है, आपके पास है, आपको एक टाइल इधर भरनी है, तो कितनी टाइलें आ सकती हैं, कितनी टाइलें आ सकती हैं, तो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। तो ये सेक्टर है, इसमें कोई एरिया नहीं निकालना पड़ेगा, एरिया नहीं निकालना, बस ऐसे कर सकते हैं कि अगर एक की हमें पता है आर्क लेंथ इतनी है, तो बाकियों की कितनी, क्या आर्क लेंथ फिट हो सकती है सारी, अगर सेक्टर सारे आएंगे तो क्या फिट हो जाएंगी, या एंड में इतनी सी बचेगी सिर्फ। लेट से एंड में बच रही है इतनी सी, तो आप उसको फिल ही नहीं कर सकते क्योंकि आपकी टाइल बड़ी है, टाइल इतनी बड़ी है। तो फिर आप कहोगे हाँ भाई हमारे पास सारी एग्जैक्टली फिट नहीं हो रही। तो कॉन्सेप्ट यहाँ यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूरी की पूरी हमारी
पूरा का पूरा हमारा सरकमफ्रेंस कितना है, सरकमफ्रेंस निकालो। सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2πr। देखो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता ना और आप लोग कहते हैं कि सर ये हमें फिगर आउट कैसे करना है, तो मैंने पहले क्या देखा, मैंने कहा शायद एरिया निकालना होगा, एरिया पे जाएंगे। फिर मैंने एकदम रुक गया, मैंने बोला नहीं एरिया पे क्यों जाएंगे जब हमें एंगल नहीं दिया हुआ। फिर मैंने मार्क्स देखे, इज इट जस्टिफाइड, नहीं है। क्यों, 4-5 मार्क का होना चाहिए था कि पहले आप क्या करते, एरिया ऑफ सर्कल निकालते, फिर उसके बाद क्या करते, एरिया ऑफ एंगल ऑफ द सेक्टर निकालते, फिर सेक्टर का एरिया निकालते, फिर देखते डिवाइड करेंगे कितने आ सकते हैं। ये बहुत लेंदी जा रहा है, इवन तो आंसर आएगा उससे, लेकिन ये काम नहीं करना। फिर क्या करें, फिर ये देखो कि अगर इतना पार्ट कवर कर रहा है हमारा, इतनी आर्क लेंथ कवर कर रही है, तो देखो कितनी आर्क लेंथ आ सकती है इसमें। तो क्या एंड में स्पेस बचेगा, अगर स्पेस बच रहा है तो हम बोलेंगे हाँ भाई एग्जैक्टली फिट नहीं हो रहा। या फिर इसको करेंगे इस तरीके से, ये तो बोलने में आसान लग रहा है, करेंगे इस तरीके से कि आप पूरा सरकमफ्रेंस निकाल लो और 75 से डिवाइड कर दो। 75 सेंटीमीटर है ना, इसको 0.75 इसको मीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये अभी हमारा सरकमफ्रेंस भी मीटर में आने वाला है। फिर हम देखेंगे कि क्या हमारा क्या रेशो बन रहा है, फिर हम देखेंगे कि क्या हमारे पास टोटल सरकमफ्रेंस है। टोटल सरकमफ्रेंस को हम लोग आर्क लेंथ से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी आर्क्स आनी है। अगर डेसिमल्स में आर्क आ रही है उसका मतलब एग्जैक्टली फिट नहीं हो रहा। बात क्लियर हो रही है? सर डिवाइड क्यों करेंगे? डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि हमें देखना है ना कि कितनी आनी है। अगर चलो ऐसे बोल दें कि एक टाइल 0.75 मीटर का सरकमफ्रेंस कवर कर रही है, तो टोटल सरकमफ्रेंस पे कितनी टाइल्स आएंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई टोटल सरकमफ्रेंस को डिवाइड बाय 0.75 करना है, ताकि पता चल जाए कितनी टाइलें आनी है। ठीक है, अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा जी। और किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? यस फातिमा, ऑल गुड। इंस्टा अब्दुल्ला अरीब, जी सुन नहीं रहे सही हो? है। क्लियर सही है है, सर। चलो ठीक है, सही है, गुड। सरकमफ्रेंस निकालते हैं फिर। सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू 2π, रेडियस की जगह पे 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा c इक्वल्स टू 4π। अच्छा, फिर और अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा 4π को बाय 0.75, तो कितना आ रहा है। नीचे की लाइन पे आंसर नहीं लिखना, नीचे एक्सप्लेनेशन आएगी, तो इतना बड़ा वो दिया हुआ है तो समझ जाओगे एक्सप्लेनेशन देनी है, एक्सप्लेन वाई लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 0.75 से डिवाइड, तो आंसर हमारा आ रहा है 16.755। इसका क्या मतलब हुआ, हमारा होल नंबर में आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब है टाइल्स डू नॉट फिक्स एग्जैक्टली। ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। क्या लिखेंगे, क्या रीजन देंगे? अभी मैंने समझाया कि अगर होल नंबर पे आंसर आ रहा होता तो इसका मतलब क्या होता कि हाँ भाई सारी टाइल फिट हो गई हैं, 10 टाइलें चाहिए थी, 10 टाइलें फिट हो गई हैं। अगर 10.5 आ रहा है, एग्जाम्पल है 10.5 आंसर आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 10 टाइलें फिट करनी है और एक आधी टाइल आपको डालनी पड़ेगी इसके अंदर। तो फिर क्या मतलब हुआ कि आप एग्जैक्टली सारी टाइल फिट नहीं कर रहे हो, आप एक तोड़ के डाल रहे हो। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। 16 आंसर नहीं आ रहा, 16.755 आ रहा है। अब कंक्लूजन क्या दोगे, आप बोलोगे 16.755 इज नॉट एन इंटीजर नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, इंटीजर नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। यस। चलो, फाइंड ऑल द इंटीजर वैल्यूज दैट ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी ब्रेक डाउन करके, ब्रेक करके भी कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो कि सबको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 3 कर दो सॉरी, तो हमारा x की फॉर्म में आ जाएगी, सबको डिवाइड बाय 3 कर दो। बेसिक थी तो मैंने डायरेक्ट कर लिया। यार है -2 x एंड 2, -2 को भी इंक्लूड करना है और 2 को भी इंक्लूड करना है, सबको काउंट कर, सबको लिस्ट डाउन कर दो। इंटीजर वैल्यूज -2, -1, 0, 1 और 2। सॉरी यहाँ पे ये है, क्या नाम है, इनइक्वालिटी में यहाँ पे सिर्फ लेसर देन लिखा हुआ था, तो ये आंसर्स होंगे। स्पीड टाइम ग्राफ शोज द फर्स्ट 10 सेकंड्स ऑफ द जर्नी ऑफ द कार। ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है, नया सिलेबस में इंक्लूड किया है कि ये लोग टेंजेंट बनवा के ग्रेडियंट निकलवाएंगे स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर। इवन दो ये 2005-6 के पेपर में भी देखा था हम लोगों ने, तो खैर टॉपिकल्स में देखा था हम लोगों ने, तो खैर टेंजेंट बनाना है। बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट t इक्वल्स टू 2। t इक्वल्स टू 2 पे आपको क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। स्पीड टाइम ग्राफ में टेंजेंट बनवा रहे हैं,
ठीक है, 10 सेकंड्स का स्पीड टाइम ग्राफ दिखाया हुआ है। तो चलो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा अच्छा सा। अभी भी टेंजेंट की कंफ्यूजन होती है कि सर वो टेंजेंट घुसा दें, अक्सर बच्चे मुझे अभी भी बोलते हैं कि सर ये टेंजेंट ना ऐसे बनेगा, 2 पे ऐसे बनेगा, तो सर एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, ये बात बोल रहे होते हैं। तो ये प्लीज नहीं समझना, टेंजेंट का ये मतलब होता है कि लेट से जहां कर्व है ना वहां समझो कि सर्कल है, ऐसे समझो कि एक सर्कल है, और आप एक पॉइंट ऐसा बनाओ जो सर्कल को छूता हुआ निकले, घुसाओ नहीं सर्कल के अंदर। बात समझ में आ रही है? अभी यस। भी कंफ्यूजन है बहुत बच्चों को टेंजेंट की, तो इसलिए ये चीज समझ लो। तो 2 पे टेंजेंट बनाना है, लाइन खींचेंगे, पता नहीं इसमें कैसा बने टेंजेंट, लेकिन आप लोग के पास उसमें अच्छा बनना चाहिए। इक्वल स्पेस छोड़ेंगे बोथ साइड पे, तो आपको पता चलेगा हाँ भाई हमारा टेंजेंट जो है वो परफेक्ट बना है। आई गेस ये सही है, थोड़ा सा ऊपर बनेगा बल्कि, ये सही लग रहा है, क्या बोलते हो, क्या राय है आप लोग की बच्चों, ये सही है? मेरे जी। हिसाब से तो परफेक्ट है। खैर, यहाँ ज्यादा चिपका हुआ भी नहीं है, बिल्कुल एक ही पॉइंट पे चिपका हुआ है, तो खैर तो ये अच्छा लग रहा है मुझे। और कोई पॉइंट नजर आ रहा हो? ये पॉइंट अच्छा लग रहा है, ये पॉइंट ले लो, दोनों पॉइंट नजर आ रहे हैं हम लोगों को, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। एक पॉइंट है जिसमें हमारे पास टाइम 0 है, ग्रेडियंट निकालना है ना, तो टाइम के हिसाब से नहीं बात कर रहा, फिर मैं ग्रेड कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। 0,2 लिखा हुआ है, 1 होगा, 1.2 होगा, ठीक है। और एक कोऑर्डिनेट है हमारा 4, 3.2, 3.4, 4,3.4। अब इसमें रेंज देंगे, जाहिर सी बात है, रेंज अभी निकालते हैं, फिर रेंज देखते हैं। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया हमारा 2.2 अपॉन 4, या चलो कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, 3.4 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाय 4, 0.55 आ रहा है, 0.55। तो क्या हमने सही निकाला है? अभी जरा अंदाजा लगा, अब जरा समझते हैं इसको, देखते हैं क्या रेंज दी हुई है उन्होंने। हमें बोला हुआ है 0.3 से 0.8 तक आंसर एक्सेप्टेबल है। तो हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं बताता हूं मैं, अपन खड़े हुए हैं 0.3 प्लस 0.8 डिवाइड बाई 2, हम पता है कहाँ खड़े हुए हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में खड़े हुए हैं। नहीं आई बात समझ में मैंने क्या कहा? जी सर। तो हमने बिल्कुल 100% ग्राफ वो बनाया है हमने, टेंजेंट परफेक्ट बनाया है, 100% परफेक्शन के साथ बनाया है हमने यहाँ पे टेंजेंट। तो मैं अभी भी बता देता हूँ टेंजेंट किस तरह परफेक्शन की तरफ जाओगे। देखो, अगर बीच में होता है ना, तो इसका मतलब एग्जामिनर क्या रखता है, बोलता है कि 0.55 एग्जामिनर का भी आया होगा जब स्पेसिमेन बना रहा होगा, तो वो देख रहा होगा कि 0.3, सॉरी, थोड़ा सा पीछे का गैप रखते हैं एक, और एक थोड़ा सा आगे का गैप रखते हैं, ताकि इस रेंज बन जाए। तो हम उस रेंज के बिल्कुल बीच में, इसका मतलब हम लोगों ने बिल्कुल एक्यूरेट निकाला है। अब ये एक्यूरेट निकल गया, ये क्यों निकला है मैं बताता हूँ। कोशिश करना इस पॉइंट पे कट करने के लिए, चेक करना कि आप यहाँ कहीं तो नहीं दबा रहे हो। अक्सर बच्चे लाइन को क्या करते हैं, ऐसा बनाते हैं और बोलते हैं सर ये देखो 2 को कट तो कर रहा है, ये 2 को कट नहीं कर रहा है, वो पता है कहाँ कट कर रहा है, वो समझते हैं कि सर ये मीट तो कर रहा है, वो यहाँ कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो आपका खुद का एक थोड़ा सा अंदाजा इसमें होना चाहिए। और मैंने एक तरीका समझाया है कि यहाँ, यहाँ और यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, सेम टू सेम, ऐसा अंदाजा होना चाहिए। मतलब यहाँ एरिया, डिस्टेंस नहीं, एरिया। ये देखो, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये एरिया, ये और ये एरिया कुछ बराबर बराबर होना चाहिए, इतना होना चाहिए ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ भाई टेंजेंट बिल्कुल सही बना हुआ है। लेकिन अब ये नहीं हो परफेक्शन के लिए पूरा लगे पड़े हैं कि भाई ये 2 मार्क किसी तरीके से हम बिल्कुल बीच में आ जाए। तो आप लोग बनाना टेंजेंट जो आप लोगों को अच्छा लगे, एक दफा कोशिश करना, 1 गो में बनाना, बार बार मिटाओगे ग्राफ फाड़ दोगे। 1 गो में बनाना, स्केल की अलाइनमेंट, स्केल को रखना इस तरीके से कि आपको लगेगा हाँ भाई अब परफेक्ट लग रहा है, अब लाइन खींच देनी चाहिए। उसके बाद परफेक्ट कोऑर्डिनेट्स उठा के टेंजेंट बनाओ और बस आगे चलते बनो। सही है? अगर इतनी बड़ी रेंज दी हुई है तो आप लोगों का कहीं ना कहीं आंसर आ ही जाएगा। अच्छा, राइट डाउन व्हाट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट इन द टर्म ऑफ कार्स मोशन फॉर द फर्स्ट 10 सेकेंड ऑफ दिस इट्स जर्नी। स्पीड टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट क्या बताता है, वो ये पूछना चाह रहे हैं।
अरीब आप नहीं बताना। स्पीड टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ये पूछना चाह रहे हैं। एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन, परफेक्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कार मोशन के हवाले से पूछा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ कार मोशन तो बोल देंगे कार इज एक्सेलरेटिंग। तो यहाँ 3 मार्क मिल गया हम लोग को। आगे चलते हैं। The table shows the distance traveled by the 80 people in the shopping mall. Estimate the mean. Estimate of the mean. Calculate the estimate of the mean निकालना है। अच्छा, ये बात याद रहे कि रेंजेस आ जाएं जब और आपसे वो मीन पूछेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना है। 2.5 इधर है, 7.5 इधर है। कैलकुलेटर नहीं उठाओ, कैलकुलेटर में वैसे उठाना, अगर कैलकुलेटर में निकालना चाह रहे हो तो क्या होता है, दोनों लिमिट्स को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो। अच्छा, ये क्या होगा, ये 15 होगा, और ये क्या होगा हमारा 70 डिवाइड बाय 2 से 35 होगा। ठीक है। अच्छा, आप क्या करेंगे, निकालना है हम लोगों को, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए क्या होता था, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 35 प्लस, फॉर्मूला बता देता हूँ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सही है। तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 35 प्लस 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस 35 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय कितने, 80 है, डिवाइड बाय 80। कैलकुलेट करते हैं, आप लोग साथ साथ करो। किसी ने किया, आंसर क्या आ रहा है, 10.40। 10.40 आंसर है, तो इसको 4 सिग्निफिकेंट में 10.40 है, तो आंसर हमारा 10.4 होगा। ठीक है, आगे चलते। डायग्राम shows the triangle A and triangle B. Describe Fourier single transformation that map triangle A onto triangle B. चलो बताओ ये क्या हुई है, आप लोग बताओगे। रोटेशन। रोटेशन है, कैसी रोटेशन है, क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज। गुड, रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सेंटर वाली बात आ गई अब। तो अभी हम लोग सेंटर निकाल नहीं रहे, मैंने प्रीवियस वीडियोस में, काफी वीडियोस में समझाया हुआ है कि, काफी लेक्चर में समझाया हुआ है कि भाई सेंटर किस तरीके से निकलना है, देख लेना अलग से उसमें जाके। सर तो बहरहाल इसमें आ रहा है 2,1। ठीक है, 2,1 सर, पे आ रहा है। हाँ बोलो बोलो। मैंने सेंटर निकाल के आज पेपर में आया था, मैंने वहां पे ना वो रखा, क्या कहते हैं, वो जो ट्रेसिंग पेपर रख के मैंने एक दफा चेक भी कर लिया, पता चल गया था कि सही निकाला सेंटर। चलो गुड है, जबरदस्त। ट्रेसिंग पेपर में कोई पंगा तो नहीं है ले जाने में अपना, फातिमा अब्दुल्ला। सर उन्होंने हमसे ले लिया था, कह रहे थे हम खुद प्रोवाइड करेंगे अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सही है सही। वो एक बच्ची जवेरिया कह रही थी ग्रुप में, सही कह रही थी वो। खैर, ये देखो यहाँ एक चीज आप लोगों को दिखा भी दूं, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे भी निकाला जा सकता है। कभी कभार बनता है ये पैटर्न, नजर आ रहा है ये पैटर्न कि यहीं पे होगा मोस्ट लाइकली, बहुत रेयरली बनता है, नहीं तो फिर आप लोगों को वो तरीका बताया हुआ है। ठीक है, आ जाओ, स्केच द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन। स्केचिंग करनी है ग्राफ की, देखो पेपर के अंदर आ सकती है, वैसे स्केचिंग करवा ली उन्होंने, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी जस्ट इन केस हम लोगों को तो आनी ही चाहिए ना। ऊपर लीनियर है, नीचे रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल तो बहुत आसान है, स्केच करना है, कोई वैल्यू नहीं रखनी है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कैसे क्या वैल्यू रखें सर, कैसा बना है, मोटा पतला बन गया हो, कोई मसला नहीं है, वो आपको आराम से मार्क देगा। अच्छा, मार्क की ब्रेकडाउन भी बताऊंगा। अभी अगर हमने ऐसा बनाया है इसको लाइक दिस, और दूसरा वाला ऐसा, एसिम्टोट भी आया मेरे ख्याल में अपना, जैद आपके उसमें पेपर में। यस सर। हाँ उसमें नहीं आया। सर क्या नहीं आया ये पूछें, सब आया लिटरली। हाँ कह रहे हैं आईजीसीएससी का मुश्किल है, जीसीई ओ लेवल्स का तो फिर भी आसान था। मतलब बच्चों के मिक्स रिव्यूज हैं, फिर वो कह रहे हैं कि जैसे जैफा बता रहा है कि कुछ बच्चे बता रहे हैं कि आज तक इतना मुश्किल नहीं आया, उसके टीचर्स कह रहे हैं। मिक्स रिव्यूज हैं, लेकिन आईजीसीएससी में मिक्स रिव्यूज नहीं है। आईजीसीएससी में ज्यादातर बच्चे, मुझे मुझे बहरहाल जिन्होंने कहा है वो ये कहा है सर मुश्किल था, मुश्किल था, मुश्किल था।
खैर ऊपर देखते हैं ये स्केच द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन, ये कैसे कर रहे हैं, ये लीनियर है, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अच्छा अब हमारे पास y इंटरसेप्ट नजर आ रहा है -3 है, तो मोस्ट लाइकली इधर से कट करता हुआ जाएगा। अच्छा x इंटरसेप्ट क्या होगा, x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, y 0 रख के देखते हैं, तो वो 3 होगा। और अगर आप लोग को याद हो, ये पता है कौन सा है, ये हमारे पास है x प्लस वाई, नहीं नहीं नहीं, बल्कि वो कहा जा सकता है, कहना चाहें तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 का ग्राफ है। खैर छोड़ो, नहीं उस पर नहीं पढ़ो, आप लोग क्या करो एक्सेस निकाल लो या ऐसे, और उसकी भी कोई वो नहीं रखनी है, जरूरी नहीं है कि आप लोग कोई वैल्यू रखो या लिखो कि ये 3 है, कोई लिखने की जरूरत नहीं होती, स्केचिंग है ये। अगर क्वाड्रेटिक की आती तो वो अलग बात है कि आपको दिखाना पड़ता है, और वो बोलते भी हैं उसके अंदर, तभी तो वो 4 मार्क का दिया था और ये 1 मार्क का है, फर्क है ना। देखो आपने ऐसा बनाना है, दैट्स इट। अच्छा एन इंसेक्ट पॉपुलेशन डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ, ये आ गया आपका एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। ये आप आईजीसीएससी वालों के लिए नया नहीं है, जीसी वालों के लिए नया है, जीसी वालों आईजीसीएससी का भी स्पेसिमेन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अभी वो क्या कह रहा है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है एंड इंसेक्ट पॉपुलेशन डिक्रीज एट रेट ऑफ 12 पर ईयर। The insect population on 1st January 2022 is 3.7 million. Calculate the number of complete year it will take for the insect population to first fall below 1 million insects. अच्छा हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम सबसे पहले वो लगाएंगे, डीके का फॉर्मूला लगाएंगे। डीके का होता है n इक्वल्स n नॉट 1 माइनस r अपॉन 100 लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस लिखना, याद रखना डिक्रीज लिखा हुआ है, प्लस से याद किया हुआ था आप लोगों ने, तो गलती नहीं करना। सही ये फॉर्मूला है, 12% जो है वो रेट है, तो 12 अपॉन 100 1 माइनस, ये तो आ गया हमारा इसके अंदर। दूसरा n नॉट मतलब होता है n ओरिजिनल, तो वो कितने थे ओरिजिनल 1 जनवरी में 3.7, तो 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 भी लिख सकता हूँ मैं, मिलियन में 6 जीरोस होते हैं। और उधर क्या लिखूंगा फिर मैं, उसको इक्वेट किससे करूंगा, मैं इक्वेट करूंगा क्योंकि मुझे वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर बता दो इट विल टेक फॉर द इंसेक्ट पॉपुलेशन टू फर्स्ट फॉल बिलो 1 मिलियन, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 लिख दूंगा मैं। यहां तक बात समझ में आई। तो ये एन नॉट के क्या मतलब, जैसे एन हम प्रिंसिपल ओरिजिनल बेटा, लिखते थे वैसे? ओरिजिनल है, जैसे वो नहीं होता प्रिंसिपल अमाउंट में हम प्रिंसिपल अमाउंट लिखते थे इसकी जगह, तो वही चीज है। ओके ओके। अच्छा अब क्या करेंगे, ये आप लोग ये और ये कैंसिल कर सकते हो, ये हो जाएगा 1/3.7 इक्वल्स टू, और इसको सॉल्व कर लो, अगर अंदर जो लिखा हुआ है 1 माइनस 12 अपॉन 100, 100 माइनस 12 डिवाइड 100 माइनस 12 कितना होता है अपना 88, 88 डिवाइड 0.88 होगा, 0.88 पावर n, ये आप लोगों का आया है यहाँ तक। ठीक है अब 10/37 लिखो, या इसको भी डेसिमल्स में कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर डेसिमल्स में लिख रहे हो तो ज्यादा डेसिमल प्लेसेस लिखना, 1 डिवाइड बाय 3.7 देख लेते हैं कितना होता है, ये हो जाएगा 0.2702, और ये 0.88n। अब आगे क्या करें, क्या हमारे पास नंबर n का क्या क्या आंसर होगा जिसकी वजह से हमारा ये आंसर आ रहा हो, तो ये आपको रख रख के देखनी पड़ेंगी, ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ तक कर लिया, मार्क दे दिया उसने अच्छा खासा, 2 मार्क दे दिए, तीसरा मार्क है आंसर का, यहाँ तक आपको 2 मार्क मिल चुके हैं, तीसरा मार्क है आंसर का, तो आप ट्राई कर सकते हो, ट्रायल मेथड यूज कर सकते हो। 0.88 में आप डालो, 1 तो नहीं डालोगे जाहिर है, 2 डालोगे, क्या आंसर आ रहा है 0.77, नहीं और डिक्रीज करवाना है 0.88 में 3 डाल के देखो 0.68 आ रहा है, फिर यही जीरो, कैलकुलेटर का गेम है, कैलकुलेटर में 0.88 लिख लो, और पावर का बॉक्स बना हुआ होता है, पावर लगाने का वो इनपुट होता है कि किसी के पास लेटेस्ट कैलकुलेटर है, तो वहां पे स्क्वायर तो लगा के देखा बेकार था, वहां पे ऑप्शन होता है आप इस तरह बॉक्स बना हुआ आता है, आप डालते रहते हो पावर्स, तो उसमें डाल डाल के चेक करते रहो, मैं भी यही काम कर रहा हूँ। 5 डाल के देखा 0.52, डिक्रीज होती जा रही है होती जा रही है, तो ये देखो 8 तक पहुंचूंगा, तो किसी ने तुक्का भी लगा लिया अगर, तो वो भी कर सकता है। 9 पे जाके देखो, 9 पे आ रहा है 0.316, और 10 पे क्या आ रहा है 0.278, करीब हो गया, बहुत करीब हो गया, मोस्ट लाइकली 11 में इसको अगर पास कर गया ना, इससे नीचे चलेगा तो 10 हमारा आंसर होगा। 11 में आ रहा है 0.88, पावर 11 में हमारा आंसर आ रहा है 0.245, तो देखो उसको पास कर दिया।
तो इसका मतलब है कितने ईयर्स चाहिए होंगे, 10 ईयर्स चाहिए होंगे कि ये फर्स्ट फॉल बिलो 10 मिलियन, क्योंकि 10 साल, 10वां साल जो चल रहा होगा ना उसी के अंदर ये डिक्रीज हुआ होगा, 11वें साल पे नहीं पहुंचेगा ये। तो 10 ईयर्स आंसर है। ठीक है, हमने क्या करना है, 0.2072 इक्वल्स टू 0.88 पावर n है, तो n की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया, उसको सॉल्व कर लिया। अगर समझना है दोबारा बता दो, मैं दोबारा समझा दूं। समझ गया सर। जी, बाकी बच्चों। नहीं 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 नहीं, मैंने फिर मैंने एक ब्लंडर मारा है, आज मैं भी ब्लंडर कर रहा हूँ। 10 आंसर नहीं होगा, 11 ही आंसर होगा, क्योंकि 10 के अंदर तो ये पहुंचा ही नहीं है ना वहां पे। अगर हम 10 रख रहे हैं, अगर हम 10 रखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अभी कितना हो गया, 0.278 आंसर आ रहा है। 0.278 है, उसके बाद अभी ये पास नहीं हुआ है इसको, तो अब हमें 11 ईयर रखना पड़ेगा, कि अगला साल देखना पड़ेगा कि अगले साल में क्या ये पास हो रहा है, नहीं हो रहा। तो बिल्कुल अगले साल में हो रहा है, 0.88 पावर 11 में ये इसको पास कर रहा है। तो फर्स्ट 10 मिलियन, 1 मिलियन पहुंचने के लिए 11 ईयर चाहिए होंगे, क्योंकि 1 मिलियन पहुंचा नहीं होगा 10वें साल में, 11वें साल में हमारा ये पहुंचा होगा, 11th ईयर में ये पहुंचा होगा, इसमें 1 मिलियन फॉल कर गया होगा 11th ईयर के अंदर। 10th ईयर हमने कंप्लीट देख लिया कि 10th ईयर में कितना पहुंच रहा है, कंप्लीट ईयर में 0.28278 हो रहा है, इसका मतलब है 1 मिलियन क्रॉस नहीं हुआ है अभी। समझ रहे हो? 11 आंसर होगा। अगर मैंने कंफ्यूज कर दिया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, बोलो। पहले आपने 10। असल में मैंने पहले 10 इसलिए रखा था, देखो मेरी बात सुनो, हम लोग को क्या करना पड़ता है इसके अंदर, कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें पावर ऐसी रखनी है जिसकी वजह से ये बराबर आ जाए। ठीक है, अगर हम यूं भी कर सकते हैं हम, कि यहीं से स्टार्ट कर दें ट्राई, इसी इधर इधर से ही ट्राई करना शुरू कर दें, और हम लोग 1 मिलियन की तरफ पहुंचे। ठीक है, यहीं पे पावर रखना शुरू कर दो, तो ये भी काम कर सकते हो। अगर आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया, इस इक्वेशन तक पहुंच गए, मेरी राय ये इक्वेशन तक पहुंच जाना, क्योंकि इसके मार्क होते हैं। इस इक्वेशन तक जब पहुंच गए ना, तो आपको रखना है, ऐसी पावर्स रखनी है, जैसे पावर 10 रखी आपने, पावर 9, पावर 8, 9, 10 इस तरह रखी, पावर 11 रखी। तो अगर आप इस तरह रखते रहोगे तो आप देखते रहोगे कि मेरा आंसर बराबर कब आ रहा है इसके। अगर बराबर आएगा तो हम कह सकते हैं कि यस, नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर आ गए फॉर द पॉपुलेशन टू फॉल बिलो 1 मिलियन। बिलो 1 मिलियन लिखा हुआ भी है, देखो मैंने ये चीज भी मिस कर दी, बिलो 1 मिलियन बताना है आप लोग। अच्छा, तो 1 पहले मिलियन से आपने नीचे कब आएगा? हाँ, पहले मैंने ये कर दिया था कि वो 1 मिलियन पहुंचने वाला है, तो उस पर आंसर कर दिया था मैंने। आपने 10 रखा ना, तो मैंने कह दिया कि 1 मिलियन में पहुंचने वाला है, अगले वाले में डिक्रीज हो जाएगा, तो बिलो नहीं लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉल बिलो 1 मिलियन, तो इसलिए आप लोग 11 आंसर लोगे। सही सर। y is inversely proportional to the cube root of x, y क्यूब रूट ऑफ एक्स, y इक्वल्स टू k अपॉन अंडर रूट ऑफ x। ये तो आसान है, 3 मार्क आराम से मिलेंगे इसके अंदर, इसमें भी गलती ना कर जाऊं। 64, 2.5 टाइम्स 8 इक्वल्स के 20 आपका के की वैल्यू आ रही है। फिर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू 20 अपॉन अंडर रूट ऑफ x, y इक्वल्स, क्या करना है, देखो फिर गलती कर दी मैंने। इट इज गिवन दैट y इक्वल्स टू 2.5 एंड x इक्वल्स टू 8। 2.5 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 8 करेंगे, ये बन जाएगा y इक्वल्स टू 500√2। 5 अंडर रूट ऑफ 2 ले सकते हैं, लेना चाहें तो, हाँ। 5 अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x, ये इक्वेशन बनेगी आप लोगों की। 5 अंडर रूट ऑफ 2 कहाँ से आया, कैलकुलेटर से हम लोगों ने देख लिया, सेट सिंप्लीफाइड सेट मिल गया। 5 अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन x की जगह आप लोग लिख दो 64। पता नहीं क्यों ऐसा फीलिंग आ रही है कि कुछ तो मैं ब्लंडर कर रहा हूँ। तबीयत जब खराब हो ना, तो ये मसले बड़े होते हैं। तुम लोगों में से किसी की तबीयत तो नहीं खराब ना? हल्का सर दर्द है बस। सर दर्द हो रहा है बस। देखो, अब मैं आप लोगों को गलती बता देता हूँ, चलो। क्यूब रूट लिखा हुआ था और मैं स्क्वायर लगा रहा हूँ। देख लो मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ आज।
कहेंगे सर गलतियां कर रहे हैं, तो बच्चे कहेंगे तो हम भी तो कर सकते हैं, हमारे तो जायज है। खैर y इक्वल्स टू k अपॉन क्यूब रूट ऑफ x। मैं यही सोच रहा था कि इतना बेकार देंगे क्यों, अगर हमारा सर्ट फॉर्म क्यों दे रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर कहीं इस तरह फंस भी जाओ ना, ये तो तुम लोग के पास एग्जांपल सेट हो गई कि सर फंस रहे थे तो सर ने ये चीज देख ली, तो आप लोग भी अगर कहीं फंस जाओ ना कि यार ये सर्ट फॉर्म क्यों देंगे इतने सिंपल क्वेश्चन के अंदर, तो एक दफा क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेना, तो दोबारा पढ़ने में पता चल जाएगा कि हम लोग हाँ कोई गलती कर रहे हैं। 2.5 इक्वल्स टू k अपॉन 2, k इक्वल्स 5। अब कितना सिंपल हो गया, y इक्वल्स टू 5 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x। y इक्वल्स 5 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 64, क्योंकि आप वो कह रहे हैं y निकाल के दे दो जब x 64 है, y निकाल के इनको दे दो जब x 64 है, तो नीचे आ रहा है 4। 5/4 इसका आंसर है। कोई बच्चा 1/4 भी लिखना चाह रहा है तो कोई मसला नहीं, कोई डेसिमल भी लिखना चाह रहा है तो कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, ABCD is a quadrilateral with AB 500 meters, BC 650 meters and DA 350 meters. Angle DAB 135 and angle BDC equals 52. Calculate DB. DB निकालने के लिए हमें पता चल रहा है यहाँ नेबरिंग साइड्स हैं, बीच में एंगल है, कोसाइन रूल लगेगा, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, कोसाइन रूल लगेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोसाइन रूल आप लोग आराम से देख सकते हो, इसके अंदर नजर आ रहा होगा। हमें DB निकालना है तो कोसाइन रूल के लिए हम लोग साइड वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। साइड वाला फॉर्मूला क्या था, DB स्क्वायर इक्वल्स 350 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर। पहले नेबरिंग साइड का स्क्वायर करते हैं, फिर माइनस करते हैं 2 टाइम्स ऑफ 350 मल्टीप्लाइड बाय 500 टाइम्स कॉस 135। सबको याद है ये फॉर्मूला? सर ये लेंथ वाला है ना? जी, यार फॉर्मूला तो एक ही होता है, बस हाँ कह सकते हो कि हाँ सर ये लेंथ वाला है, लेंथ वाला वो है फॉर्मेट है। यार थोड़ा पक्का करना है, वो वाला सही से याद है। बेटा पता है क्या है इसमें, नेबरिंग साइड को पहले क्या करना है, स्क्वायरिंग करके ऐड करना है, और उसके बाद माइनस करना है, और उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है नेबरिंग साइड्स को, और कॉस से भी मल्टीप्लाई करना है। इस तरह करोगे ना तो याद रहेगा। हाँ वो भी यूज कर सकते हो, मसला नहीं है। उससे भी आंसर सेम ही आएगा, बस उसमें रीअरेंजिंग करनी पड़ेगी, इसमें डायरेक्ट आ जाएगा। अब देखो ये आंसर आ रहा है, अंडर रूट लगाएंगे दोनों तरफ। अच्छा कैलकुलेटर में क्या करोगे, कैलकुलेटर में ये नहीं लिखना जो मैंने यहाँ लिख के दिया है, कैलकुलेटर में क्या लिखोगे, कैलकुलेटर में अंडर रूट ऑफ और आंसर दबाओगे। तो ये आ रहा है 787.39, ताकि एक्यूरेसी की तरफ जाए आपका आंसर। तो 787 लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। या फिर कोई बच्चा कहे कि सर मैं डेसिमल प्लेसेस में लिखना चाह रहा हूं, तो 2 डेसिमल प्लेसेस में लिख लेना, तो ये हो जाएगा 787.39। आगे लिखा हुआ था 2 तो 39 ही रहेगा, ठीक है। 787 आंसर है। बहरहाल मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख रहा हूँ, तो 787 आंसर है। कैलकुलेट द ऑब्ट्यूस एंगल BCD। नाउ टेल मी व्हाट इज ऑब्ट्यूस एंगल फर्स्ट। 180 डिग्री। 180 से छोटा, 90 से बड़ा? यस। ठीक है, गुड गुड अरीब। अच्छा BCD यहाँ है। अब देखते ही एंगल आ कितना रहा है। ये एंगल ना साइन रूल की मदद से निकलेगा, ये हमें पता है क्यों, क्योंकि ये देखो 77 आया भाई, ये 787। अच्छा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0.39। अब बोलोगे सर आपने यहाँ तो 787 लिखा है, वहां 0.39 लिख रहे हैं, ये क्या मामला है? कैलकुलेशन में हम लोग राउंडेड ऑफ वैल्यूज नहीं लेते, ये बात याद रखना। ये राउंड ऑफ करने के लिए हमने फाइनल आंसर देने के लिए राउंड ऑफ करवाया है। कैलकुलेशन में आप लोग 4 सिग्निफिकेंट या 3 सिग्निफिकेंट ही लोगे। तो अगर 787.3 ले लो कोई मसला नहीं, 787.39 ले लो कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट पार्ट के लिए फॉर द कैलकुलेशन। अब साइन रूल कैसे लग रहा है मैं समझा दूं जरा। साइन रूल ऐसे लग रहा है कि हमें ये एंगल निकालना है और इसके सामने वाली साइड गिवन है, और ये एंगल गिवन है और उसके सामने वाली साइड भी गिवन है। तो हमारे पास एक रेशो बनता हुआ आ रहा है कि अगर हम करें 650 अपॉन साइन क्या एंगल है 52, ये एक रेशो हो गया, इज इक्वल्स टू 787.39 अपॉन साइन सी। तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप लोग करोगे साइन सी इक्वल्स 787.39। कैलकुलेटर नहीं उठाना अभी, कैलकुलेटर एंड में उठाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय साइन 52 अपॉन 650। या कोई बच्चा अगर ऐसे लिखे ना, C इक्वल्स साइन इनवर्स ऑफ
अंदर ये लिख दे तो और अच्छी बात है कि उसको सिर्फ वन गो में सिर्फ कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा और ये इनपुट करना होगा। बस आपका फिर क्या रह जाएगा, फिर ब्लेम नहीं करना कैलकुलेटर को, कैलकुलेटर ने आंसर गलत दिया है। सही डालना, आंखें खोल के डालना, आंखें खोल के देखना कि आप क्या वैल्यूज रख रहे हो, क्या वैल्यूज इनपुट कर रहे हो। तो मेरी तरह नहीं कि अभी मैं बिल्कुल ही तबीयत सही नहीं है तो गड़बड़ करे जा रहा हूँ। तो बहरहाल ध्यान से मैंने डाला है, डालिए वैल्यूज 72.66 आ रहा है, बट ये आंसर नहीं है। ये आंसर क्यों नहीं है अपना, कौन बताएगा मुझे? ये मेरा आंसर नहीं है, रीजन। अच्छा वैसे एंगल जो है वो क्योंकि 1 डेसिमल ऑब्ट्यूज प्लेस ले एंगल लेते हो नहीं तो पहले से राउंड ऑफ कर सकते हो। माइनस करना है, किससे माइनस करना है? 180। 180 से, ताकि ऑब्ट्यूज एंगल है। एक्यूट एंगल को माइनस कर देते हैं, बिल्कुल सही है, गुड। ये आ जाएगा 180 माइनस 72.7, 107.3। तो इसकी लॉजिक बता देता हूँ। वैसे मैंने आइडेंटिटीज में ये लॉजिक समझाई भी है, अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का रिकैप कर लेते हैं। देखो ये एंगल जो है ना, ये 107 होगा, 0.3 जो भी हमारा एंगल आया है। बट द थिंग इज, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जब हम साइन को फॉलो करते हैं ना, कैलकुलेटर यूज करते हैं, साइन रूल लगाते हैं, या जो भी साइन का फंक्शन सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर कभी भी ऑप्ट्यूज एंगल्स नहीं दिखाता साइन के, वो हमेशा एक्यूट का आंसर छोड़ता है। तो हमने आइडेंटिटी इसलिए पढ़ी थी कि साइन एक्यूट और साइन उसी का ऑप्ट्यूज एंगल का हमेशा आंसर सेम होता है। तो अगर हमारा आंसर कुछ ऐसा है, जैसे हमारा कुछ आंसर ये है और हम इसको साइन इनवर्स कर रहे हैं, तो हमारा आंसर ये दे रहा है, तो जरूरी थोड़ी सिर्फ ये आंसर हो, हमारा आंसर ऑप्ट्यूज का भी हो सकता है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। अगर हमारा आंसर देखा जाए तो 360 प्लस 72 400 करके कुछ एंगल का भी हो सकता है, लेकिन वो खैर आप लोग के कोर्स में नहीं है, लेकिन ये भी आंसर हो सकता है। तो ये बात होगी कि साइन ऑप्ट्यूज, साइन एक्यूट एंगल एंड साइन ऑप्ट्यूज एंगल के आंसर सेम होते हैं। अगर हमारे डायग्राम के अंदर एंगल बड़ा नजर आ रहा है हम लोगों को, वैसे भी अगर उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि ये ऑप्ट्यूज एंगल होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंड में 180 से माइनस करना होगा अपने एक्यूट एंगल को। आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। ये कुछ नया नया होगा आप लोगों के लिए। शांति ट्रेवल्स 12 किलोमीटर, ये इसको इसको समझते हैं अच्छी तरीके से, कहना क्या चाह रहे हैं, और फॉर्मूलाज वगैरह दिमाग में है, तो उस हिसाब से समझेंगे इसको। शांति ट्रेवल्स 12 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्कूल, शी ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है। राइट डाउन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द टाइम टेकन इन मिनट्स फॉर द शांति टू ट्रेवल फ्रॉम होम टू स्कूल। अच्छा, हम लोगों को कहा गया है किलोमीटर डिस्टेंस है, किलोमीटर में, और किलोमीटर आवर में स्पीड दी हुई है। मांग क्या रहे हैं हमसे, टाइम मांग रहे हैं मिनट्स में। तो उसका क्या मतलब है, अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर हम अभी टाइम लगाएं ना, टाइम निकालें, तो हमारा वो टाइम क्या कहलाएगा, आवर्स में कहलाएगा। यस और नो? 12 अपॉन एक्स हमारा टाइम आ रहा है ये आवर्स में, बट इसको चेंज करना है इनटू, इसको चेंज भी करना है, इस टाइम को चेंज करना है। टाइम आवर्स में मल्टीप्लाई कर दो इसको 60, तो 60 से तो क्या आ जाएगा, ये मिनट्स में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 720 अपॉन एक्स। मेरे ख्याल में यहाँ कोई मसला नहीं हुआ होगा। नो सर। Felix travels 12 kilometers from home to school. He travels at an average speed of 20 kilometers per hour, slower than Shanti's average speed. So can I say that इसकी जो होगी एवरेज स्पीड वो होगी हमारी 20, स्लोअर है तो x माइनस 20 बोल सकता हूं मैं इसकी स्पीड। किसकी? फिलिक्स की। क्या बोल सकता हूं ऐसे? पहले इतना बताओ मुझे। नहीं आई बात समझ यस, में? बोल रिस्पॉन्स सकते नहीं आ रहा कुछ? जी, बाकी बच्चों? हेलो, दोबारा बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ही ट्रेवल्स, फेलिक्स है वो भी 12 किलोमीटर जो है होम टू स्कूल जा रहा है। शांति, दोनों भाई बहन है ये, दोनों 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर को कवर कर रहे हैं। जो फिलिक्स है ना, फिलिक्स की एवरेज स्पीड है ना, वो 20 किलोमीटर पर आवर स्लोअर है शांति की। मतलब कौन तेज है? शांति तेज है, शांति की स्पीड तेज है, और जो फिलिक्स था वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्लो चल रहा होगा। तो अगर शांति की एक्स है तो उसकी क्या होगी, एक्स माइनस 20। ये बात समझ में आई?
Write down an expression in terms of x for the time taken in minutes for the Felix to travel from home to school. Home to school distance same दिया हुआ है, time दोबारा मांग रहे हैं. Time is equals to distance upon speed रखा था हमने. Distance upon speed. Distance की जगह आप लोग क्या लिख दोगे अब? Distance क्या होगा? Again वही 12. Time की speed की जगह आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? Speed की जगह आप लोगों को लिखना पड़ेगा x minus 20. बट क्योंकि ये भी अभी आवर्स में आ रही है तो आपको उसको मल्टीप्लाइड बाय 60 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 720 अपॉन x माइनस 20. अब दोनों के आंसर को जरा कंपेयर भी करो और समझ गए हो गया अब. अच्छा मुझे बताओ, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका आंसर इंस्टा देगी मुझे. इंस्टा क्लास में यस. ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है नीचे वाली वैल्यू बड़ी है? सोच के बताओ, सोच के, ऐसे ही नहीं डायरेक्ट जवाब दो. सर नीचे वाली होगी. नीचे वाली वैल्यू बड़ी है. एक बात वैसे मुझे बताओ, टाइम अगर लॉजिक देखे ना, पहले लॉजिक भी देखूंगा और वैसे भी समझाऊंगा. लॉजिकली देखा जाए फेलिक्स भाई साहब को जो है ना, टाइम बहुत स्पीड बहुत स्लो है उनकी. टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा ये बताओ पहुंचने में? फेलिक्स को टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा अगर उसकी स्पीड स्लो है? तो एक डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा लगेगा. तो ये वैल्यू एक तरीके से लॉजिकली देखा जाए तो ये बड़ी होनी चाहिए. अगर मैथमेटिकली बताऊं कि ये क्यों बड़ी है, तो आप देखिए यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर मजीद छोटा हुआ है तो वैल्यू ओवरऑल क्या होगी? बड़ी आएगी. और यहाँ पे क्या हुआ है, डिनोमिनेटर से मतलब दोनों के कंपैरिजन में डिनोमिनेटर किस में छोटा है? डिनोमिनेटर हमारा नीचे वाले में छोटा है. तो जितना छोटा डिनोमिनेटर लेते हो उतनी बड़ी वैल्यू हो जाती है. फिर आई बात समझ में? यस. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में होना बहुत जरूरी है. मैं यहाँ इंपॉर्टेंट भी लिख रहा हूँ. किस तरह के क्वेश्चंस के लिए? इस तरह के क्वेश्चंस के लिए. पार्ट सी पे आते हैं. फिलिक्स टेक्स 15 मिनट्स लॉन्गर टू ट्रेवल फ्रॉम होम टू स्कूल देन शांति. हमें एक्सपेक्टेड है, पता है फिलिक्स स्लो है, 15 मिनट्स उसको ज्यादा लग रहे हैं. ठीक है, यूज योर आंसर इन पार्ट ए एंड पार्ट बी टू फॉर्म एन इक्वेशन. इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे? हमें दोनों का डिफरेंस पता है. हमें पता है कि इनको कितना टाइम, इनके टाइम डिफरेंस कितना है. शांति पहले पहुंच रही है ना अगर, और उसको 15 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो हमें टाइम डिफरेंस पता है कि इन दोनों के दरमियान, इनके दोनों के वक्त के डिफरेंस के दरमियान 15 मिनट्स है. इट्स लाइक अब्दुल्ला फातिमा. अगर अब्दुल्ला कहता है कि मैं जल्दी पेपर कर लिया, फातिमा कहती है मैंने जल्दी पेपर कर लिया, अब्दुल्ला कह रहा है थोड़ा सा मुझे टाइम लगा. तो हम ऐसे कर लेते हैं कि हम बोलते हैं कि भाई अब जो है, ऐसे बोल दें कि अब्दुल्ला अगर मुझे बोले कि सर मुझे ना 5 मिनट ज्यादा लग गए थे, तो 5 मिनट ज्यादा लग गए थे का मतलब ये होगा कि मैं ये बोलूंगा कि अच्छा ठीक है, मैं एक काम करूंगा, मैं टाइम लूंगा अब्दुल्ला का, मैं टाइम लूंगा फातिमा का, दोनों को माइनस करूंगा और एक बराबर में आंसर आ रहा होगा हमारा इक्वल्स टू 5. लेट से मैं कहूंगा, अगर फातिमा कह रही है कि मुझे जो है सर पूरा 1 घंटा लगा है, और अब्दुल्ला कह रहा है मुझे सर 65 मिनट्स लगे, तो मैं क्या करूंगा, बड़े वाले टाइम को छोटे वाले टाइम से माइनस करूंगा तो टाइम डिफरेंस आ जाएगा. ये बात समझ में आई? पहले ये बताओ. ठीक है, तो अब इस हिसाब से देखो, इस एग्जाम्पल के हिसाब से देखो कि किसका टाइम ज्यादा था. ज्यादा टाइम लगा है फिलिक्स को, तो फिलिक्स का टाइम होगा 720 अपॉन x माइनस 20. अगर मैं इससे माइनस कर दूं शांति का टाइम जो कि था 720 अपॉन x, तो मेरा टाइम डिफरेंस, वैसे डिफरेंस इन्होंने क्या दिया है 15, तो अगर हम डिफरेंस निकाल लें, बड़े टाइम से छोटे टाइम को माइनस कर रहे हैं, तो 15 आंसर आएगा. बन गई इक्वेशन? यस. बस अब मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है ये बात आप लोग समझ गए होंगे. इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोग इसकी ऊपर आगे पीछे कर देते हो उसको और आंसर पे गलत आ रहा होता है. आगे पीछे इसको नहीं करना. ठीक है, ये जहन में बिठा लेना कौन सी वैल्यू बड़ी होगी कौन सी वैल्यू छोटी होगी. इंपॉर्टेंट इसलिए ये क्वेश्चन. ठीक है, अब जरा देखते हैं इसको. कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है. 720x माइनस 720x प्लस 720 को डबल करते हैं, कैलकुलेटर में कर लेते हैं. 720 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो जाएगा 720 मल्टीप्लाई 20 है ना, तो 14400 हो जाएगा. और अपॉन नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x. साथ साथ देखते रहना, मैं बड़ी गलतियां कर रहा हूँ आज, तो आप लोग देखते रहना. ठीक है, अच्छा ये और ये कैंसिल हो गया. अच्छा 14400
इक्वल्स टू 15x स्क्वायर माइनस 15 टू ज़ा 30 तो 300x। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है, कोई मसला नहीं है। यहाँ तक भी कोई इशू नहीं है, इक्वेशन अरेंज कर ली मैंने, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में ले आया। अब यहाँ पे देखो, ये शो क्या करनी थी, इस पे शो करनी है, और हमारे पास जो इक्वेशन है वो 15, तो हमें 15 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 15 जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा 20x, और यहाँ आ जाएगा 14400 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो ये आ गया 960। आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल, इक्वल्स टू 0। 15 वहां जाके डिवाइड होगा 0 से, खत्म। x इज इक्वल एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 960 इक्वल्स टू 0 शोन। ठीक है, जी सर। तो गेम क्या था, आगे का काम कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। दो गेम बता देता हूँ इसमें जहां पे बच्चा फंसेगा जब एग्जाम में कर रहा होगा। पहला, इसको आगे पीछे कर देगा, तो ये गलती नहीं करनी है, देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा टाइम है। स्लोवर ये टाइम बड़ा ये होगा, ये टाइम कम है, शांति को टाइम कम लग रहा था, ये देखेंगे और इनको माइनस करेंगे और जिनके टाइम डिफरेंस को इक्वेट कर देंगे, जो टाइम डिफरेंस इन्होंने दिया हुआ है, लॉन्गर दिया हो, शॉर्टर दिया हो, अर्लियर दिया हो, कुछ भी दिया हो, टाइम डिफरेंस कराता है, इक्वल्स टू ही होगा, टेंशन नहीं लेना। दूसरी गलती कहाँ होगी, जब ये जो अब हमारा डिनोमिनेटर सेम किया जा रहा होगा और इसको मल्टीप्लाई कराया जा रहा होगा 720 से, तो ये माइनस की गलती हुई भी होगी। ये गलती बस देख लो, ये गलती, ये चीज देख लो, बाकी ये क्वेश्चन आसान है, काफी आसान ही है ना, मुश्किल तो नहीं लग रहा, मुझे भी मुश्किल नहीं लग रहा, आप लोगों को भी नहीं लगना चाहिए अगर समझ लिया है तो। सही है सर, सही है सर, गुड। अच्छा, अब ये क्या करना है, ये फ्री के मार्क्स हैं, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला लगाना है क्वाड्रेटिक, माइनस बी प्लस माइनस, कोई भूल जाए उस वक्त ऊपर लिख के दिया हुआ है, लेकिन मेरा मशवरा है ये फॉर्मूला नहीं भूलना, सब भूल जाओ, ये फॉर्मूला नहीं भूलना, बी स्क्वायर माइनस 4 ये सब नहीं भूलो, मतलब मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं भूलना। तो ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 20। कीप दैट इन माइंड, जब आप ए बी सी निकालते हो, ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, तो माइनस साइन को कंसिडर, इनकी साइंस को कंसिडर करना, इनको लेना जरूर। अरीब क्लास में हो? नहीं है सर। यार क्लास से ही आज निकले क्यों है, स्पेसिमेन इतना इंपॉर्टेंट है, जो बोलते तो मैं आज स्पेसिमेन नहीं कराता, कुछ और करा लेता। और कौन कौन है, आप दोनों ही हो क्लास के अंदर? ठीक है, यहाँ तक कर लिया इसको, प्रेफर्ड है कि यहाँ तक, यहाँ तो डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, मैंने डायरेक्ट की ट्रिक बताई थी, या फिर इसको सॉल्व कर लोगे तो कोई मसला नहीं है। तो ये आ रहा है आपका 400 प्लस 4 टाइम्स 960, या अगर एक वन गो में ही कोई कैलकुलेटर में इसके अंदर का पार्ट को सॉल्व कर लो तो 400 प्लस 960 मल्टीप्लाइड बाय 4। गलती नहीं करना, अंदर वाले में माइनस आ रहा हो ना, अगर अक्सर बच्चों का आ रहा होता है अंडर रूट में माइनस आ रहा होता है, तो वो आप लोग समझ जाना कि आप लोगों ने कोई गलती करी हो कि अंडर रूट माइनस में नहीं आता अंदर। तो यहाँ तक कर लो, अब बाकी काम कैलकुलेटर में ब्रेक डाउन भी कर सकते हो, 20 प्लस अंडर रूट ऑफ 4240 अपॉन 2 कॉमा 20 माइनस अंडर रूट ऑफ 4240 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व कर लो, 20 प्लस 4240 अपॉन 2, एक आंसर आ रहा है आपका 42.55। कितने में देना है, गिव योर आंसर इन 2 डेसिमल प्लेसेस, और 3 डेसिमल प्लेसेस की वर्किंग उठाएंगे, ये देखो। और दूसरा माइनस है, ये कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी हो सकता है, मैंने आप लोगों को शायद बताया होगा, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी वर्किंग भी दिखानी होती है, तो मैंने खैर पूरा ही करा दिया, कोई मसला नहीं है। कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी उठा सकते हो, कैलकुलेटर से जब डायरेक्ट उठाओगे तो ये दिखाना जरूरी है, ये स्टेप, इसके मार्क्स होते हैं। मार्किंग स्कीम से चलो आज देखते हैं किस किस में मार्क दे रहे हैं सर वो मार्क दे रहे हैं इसमें, एक मिनट बेटा, एक मिनट मार्क दे रहे हैं इसमें, 2 मार्क दे रहे हैं डायरेक्ट, और फाइनल आंसर में मार्क दे रहे हैं। तो आप लोग समझ गए हो कि आप लोग को फिर फाइनल आंसर देना है, उसके मार्क होंगे एक, और एक इसके मार्क होंगे। तो कोई बच्चा अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना चाह रहा है, वो जो मैंने समझाया सिखाया था तरीका, तो वो भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। मैंने खैर बहरहाल लंबी कर ली, मैंने पूरा ही कर लिया जी, बोलो। सर इसमें ये 4 के साथ 1 क्यों लिखा है वहां पे? अच्छा, वो एक्स की जगह आपने 1 डाला है। अच्छा, एक ही जगह। एक्स की जगह नहीं, ए की जगह बेटा, जी जी, एक ही जगह, सही सही। एक कोफिशिएंट्स उठाते हैं ना, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट्स उठाते हैं। कोई इस इक्वेशन के अंदर अगर किसी बच्चे ने एक्स डाला ना, तो पिटाई पिटाई हो जाएगी उसकी, उसके अंदर अक्सर मैंने देखा यहाँ एक्स एक्स भी डला हुआ होता है। एक्स का क्या काम है इसके अंदर, हमें सिर्फ कोफिशिएंट्स उठाने हैं। जी सर। तो ये हो जाएगा 42.56 और माइनस 22.5,
5 6। अभी हमने x निकाला क्या है, हमने x कहा किसको था, x हमने एवरेज स्पीड को कहा था, तो हम एवरेज स्पीड को देखेंगे और हम पॉजिटिव आंसर को प्रेफर करेंगे आगे। ओके, वेलोसिटी नहीं है, थोड़ा सा अगर फिजिक्स पर्सपेक्टिव से बात करूं तो वेलोसिटी माइनस और प्लस दोनों में हो सकती है, स्पीड आपकी पॉजिटिव होती है। जी, क्या कह रही हो? हाँ, ये पूरा चल रहा है, अभी पूरा चल रहा है, ये लास्ट यहाँ पे खत्म होगा, ये चल रहा है, तभी तो मैंने स्टार बनाया। ये क्वेश्चन या इस तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चन अभी भेज रहा हूँ, ये आप लोग ट्राई करना, आप लोग का पहले आप लोग का होमवर्क ही है कि ये क्वेश्चन निपटाने हैं, मैं भेज दूंगा आप लोगों को। जी सर, भेज दिएगा। और ये मैं अभी भी बता देता हूँ, मैं चलो बता रहा हूँ, मैं मॉक में ये दूंगा, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ये मैं मॉक में दूंगा, पहले से बता रहा हूँ। हो जाएगा, इसमें पता है की क्या गेम क्या है, गेम ये है, ये सब आसान होते हैं, ये एक एक मार्क के आते हैं, लेकिन ये लिंक्ड है, अगर आपने ऊपर वाला गलत कर दिया, स्टोरी को नहीं समझा गए, तो स्टोरी को समझो, बैठ के देखो कि क्या कहना चाह रहे हैं, फिर यहाँ पे जो गेम है ना, यहाँ गलती यहाँ होती है मेन, ये वाली में होती है जो मैंने आप लोगों को बता भी दी, तो सर ये देख लेना बस। जी। आज मैं भाई के साथ गया हुआ था, तो भाई बता रहा था, उसने भी ओ लेवल्स में मैथ दी थी ना। बता रहा था अगर कोई आप मैथ्स में कोई जैसे एक पार्ट में गलती कर दो, लेकिन अगर आप दूसरे एरर कैरी का फॉरवर्ड हो आंसर, जाता है। हाँ दूसरे का आंसर आप सही निकालो तो फॉरवर्ड आंसर उसका दूसरे का एक्सेप्ट कर लेते हैं वो सही। हाँ, वो कैरीड फॉरवर्ड करते हैं आंसर को, लेकिन एक बात बताऊं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आप इसमें क्या करोगे, या अगर आपने ऊपर की गलत बनाई है एक्सप्रेशन, तो ये निकाल ही नहीं सकते आप, अव्वल बात है, ये शो ही नहीं कर सकते आप, पता है आप। अच्छा, अगर चलो बिल्कुल बच्चा ऐसा है कि उसने गलतियां कर ली, ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा, उससे इक्वेशन भी नहीं बन रही, अब परेशान होने की बात नहीं है, बहुत ट्राई कर ली, पहले तो एक और दफा ट्राई करो, फिर पढ़ो एक दफा क्या लिखा हुआ है, फिर दोबारा ट्राई करो, हो जाएगी शो, मेरी जैसे शो ही आप लोग की भी हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रही कोई मसला है, तो बेटा फिर ये 6 मार्क आप लोग ये गए, तो फिर क्या किया जा सकता है, ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किया जा सकता है, एटलीस्ट पूरे पेपर क्वेश्चन को तो नहीं छोड़ो, 3 मार्क का तो अचीव कर लो, ये तो आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। फिर हो सकता है जब आप लोग दोबारा इसमें आओ, पहले तो अव्वल बात है इसकी प्रैक्टिस इतनी करो, मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ इसका पीडीएफ, मैं खुद भी कराऊंगा, और इसकी तैयारी करो, ये अगर आप लोगों को समझ में आया था ना, तो ये बड़े मजे का होता है, ये होता है कि चलो ये सर फ्री के मार्क्स हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। वैसे देखा जाए अगर इतना मुश्किल नहीं है जितना ये लगता है, इतना मुश्किल नहीं है, मैंने ग्रेड 9 को टेस्ट में दिया था, तो माशाल्लाह उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, तो आप लोग तो 11 के बच्चे हो, तो हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पा रहा, वैल्यू सेम नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट ये वाला पार्ट तो करके छोड़ देना, ताकि वो आपको 3 मार्क तो दे दे इस क्वेश्चन के, पूरे क्वेश्चन के, ठीक है। जी विच सर। इज नॉट गुड स्टिल, क्योंकि सिर्फ 3 मार्क मिल रहे हैं इतने बड़े क्वेश्चन के, लेकिन फिर भी इसकी प्रैक्टिस करो, अच्छा हो जाएगा। कैलकुलेट द टाइम फिलिक्स टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम होम टू स्कूल। अच्छा, फिलिक्स फिलिक्स को टाइम पूछ रहे हैं, फिलिक्स का, गिव योर आंसर इन मिनट्स एंड सेकंड। सो फिलिक्स के टाइम की एक्सप्रेशन क्या बनाई थी हमने, 720 अपॉन एक्स माइनस 20, 720 अपॉन एक्स माइनस 20। तो अब हम क्या करें, अब हम कर देते हैं 720 अपॉन एक्स की वैल्यू की जगह क्या डालेंगे, पॉजिटिव वाली या नेगेटिव वाली, पॉजिटिव वाली। और एक्स निकाला क्या है, ये है क्या एक्स, एक्स हमने वो निकाला ना। क्या था एक्स, तभी मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन गौर से, मुझे अभी तक पता है कि क्या चल रहा है, मुझे अभी भी पता है ऊपर क्या चल रहा था, क्या गेम था, मुझे अभी भी पता है 15 मिनट लेट थे, ये सब दिमाग में बिठाओ तो सही इस क्वेश्चन को। तो क्या चीज है एक्स, देखो क्या चीज है एक्स, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड है, स्पीड की वैल्यूज है, मुझे बताओ स्पीड नेगेटिव तो नहीं लेंगे हम लोग, पॉजिटिव स्पीड लेंगे। जी। क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, गुड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, पार्ट ई में या पूरे क्वेश्चन की बात कर रही हो, सही है, वरना मैं गुस्सा आ जाता मुझे। अच्छा खैर, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग निकाल रहे हैं कि टाइम कितना लगा है, एक्चुअल टाइम फिलिक्स को लगा कितना है। तो हमें पता है टाइम की एक्सप्रेशन हमने फिलिक्स की बनाई हुई थी, पार्ट बी में मांगी थी इन्होंने, देखो ये देखो, ये टाइम की एक्सप्रेशन हमने बनाई थी। एक्स वाली बात क्या कर रहे थे, ये मैं कह रहा हूँ कि एक्स है क्या, मैं ये पूछना चाह रहा था आप लोगों से, बताओ एक्स क्या है, एवरेज स्पीड है, हम पॉजिटिव लेंगे एवरेज स्पीड को, नेगेटिव नहीं लेंगे। स्पीड हमेशा पॉजिटिव आती है, अगर फिजिक्स स्टूडेंट्स के हवाले से बात करूं तो वेलोसिटी होती है जो कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है, लेकिन स्पीड हमारी पॉजिटिव ही होती है सिर्फ, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 720 अपॉन 22.56, तो ये हो जाएगा आपका
720 अपॉन 22.56, ये आ रहा है आपका 31.914। अब इसको यार कैसे कन्वर्ट करें, क्या करें इसको मिनट्स एंड सेकंड्स में, तो मैंने वो दिखाया था आप लोगों को। तो जो हमारे पास एक तरीका है, क्या नाम है, ये जो कॉमास बने हुए होते हैं इसके अंदर कैलकुलेटर के अंदर, तो आप लोग वो दबा दोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा 31 मिनट्स एंड 52 सेकेंड्स आ रहे हैं। मजे की बात है 54 सेकेंड्स आ रहे हैं मेरे पास कैलकुलेटर में, और मार्किंग स्कीम क्या कर रही है मैं देख लेता हूँ। सही है सही है, 55 सेकेंड्स तक अलाउ किया है ना, 54 सेकेंड्स आ रहे हैं। ठीक है, 31 मिनट्स एंड, आप लोग को पता है ना ये कैलकुलेटर में, अभी अभी देख लो, एक डॉट बना हुआ होगा, 3 कॉमास होंगे, ये बताया भी होगा मैंने शायद। जी सर, बताया था आपने। ये एक फंक्शन है आप लोग के पास, जब आप लोग का आंसर आ रहा होगा 31.914, जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे, तो उसको दबा देना, तो वो आपको बता देगा 31 एंड 54 एंड 53 एंड 62 दिखा रहा है। आपको क्या करना है, क्योंकि ये पहले से मिनट्स में था, ये बात याद रखो, हमने मिनट्स में निकाला हुआ था, ये एक्सप्रेशन मिनट्स में कन्वर्ट की हुई थी, तो हमने मिनट्स में निकाले हुए हैं, ये हमारा जो आंसर आएगा ये मिनट्स में आ रहा है। तो 31 क्या कहलाएगा, फिर मिनट्स कहलाएगा, तो 31 मिनट्स एंड 54 सेकेंड्स। ठीक है जी सर, जी। ये -20 क्यों लगा था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। -22 क्यों लगा था, कहाँ पे? -20 क्यों लगाया 42.56 के आगे, इसकी बेटा मैंने इसकी वैल्यू वजह डाली से। ना, सही मैंने सही। वैल्यू डाली ना, ये देखो, हाँ सही। एक्स की वैल्यू डाली, इसको सॉल्व किया। ठीक है, जी जी, समझिए। अच्छा हमने आज इस पेपर में काफी लंबी कर ली है, पेपर इतना बड़ा है नहीं, हालांकि पता है एक एक पार्ट को मैंने, छोटे छोटे पार्ट्स को भी मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया है, तो अब मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी स्किप कर रहा हूँ ग्राफ फंक्शन को, पहले सोच रहा हूँ इजी पार्ट करूँ ताकि इसको खत्म करें, वीडियो काफी लंबी हो गई है, सबको लगेगा इतना मुश्किल है स्पेसिमेन। तो पहले इसको सॉल्व करो, इन दो ब्रैकेट्स को, मैं क्वेश्चन नंबर 23 करा रहा हूँ, फिर तीसरे पे जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा 4x² प्लस x -8x-2, ये आपका हो गया x-5। ये जाएगा 4x² -7x-2 x-5, ये हो जाएगा 4x³ -20x², फिर हो जाएगा -7x² -35x प्लस 35x, फिर ये हो जाएगा हमारे पास -2x प्लस 10। ओके देन ये हो जाएगा 4x³ -27x² प्लस 33x प्लस 10। ये आपका क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक एक्सपेंशन करेंगे, क्यूबिक हमारे पास बनेगी, ये आपका आंसर। किसी को सवाल तो नहीं है इससे? थर्ड, ये कैसे हुई ट्रिपल ब्रैकेट एक्सपेंशन? ओके आगे चलते हैं फिर। दो मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, तीसरा ऊपर था, अच्छा खासा मेंसुरेशन दिया हुआ है इसके अंदर। 22 कर लेते हैं। लेंथ ऑफ द पेंसिल इज गिवन एज 16 सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। नियरेस्ट सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का एरर है 0.5, 1 सेंटीमीटर का एरर है 0.5 की लिमिट्स है। ठीक है, अच्छा द लेंथ ऑफ द पेन इज गिवन एज 14.7 सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। यहाँ पे देखो चेंजिंग आ गई कि मैंने स्पेसिमेन भी अपने मॉक में भी, मॉक P1 में ऐसा क्वेश्चन डाला हुआ था जिसके अंदर यूनिट्स डिफरेंट थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसमें इसको डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा ताकि आप सेंटीमीटर में चले जाओ, तो 0.1 सेंटीमीटर है। ये एरर है, लिमिट्स क्या होंगी 0.05 प्लस माइनस, उसके लिए पेन के लिए, पेंसिल के लिए वो थी। Calculate the upper bound for the difference between the length of pencil and the difference between the length of, oh sorry, calculate the difference between the length of pencil and the length of pen। पेंसिल की ज़ाहिर है बड़ी है, उसको अपर बाउंड निकालना है, उसको और बड़ा कर दो, जो बड़ी वैल्यू होती है उसको और बड़ा कर देते हैं, छोटी को और छोटा कर देते हैं, तो वैल्यू जो बड़ी है उसको और बड़ा कर दो, तो ये हो जाएगा 16.5, और छोटी को और छोटा कर दो तो 14.7 है, इसको माइनस कर देंगे 0.05 से, तो ये हो जाएगा 14.65। अब ये बाकी काम कैलकुलेटर में, ये भी पेपर 1 में बहुत आता है लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, पेपर 2 में मैंने बहुत ही रेयरली देखा होगा, अभी देख रहा हूँ।
तो देख सकते हो कि थोड़ी सी डिफिकल्टी इन्होंने आसान भी की है, ऐसा नहीं है। अच्छा 3 मार्क का है। आप लोग एक काम करना, मेरा मशवरा है, डायरेक्ट कोशिश नहीं करना, थोड़ी बहुत स्टेप्स दिखा देना। जैसे आप लोग दिखा देना 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल्स 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आप लोग करोगे ऐसे दिखा देना कि 16 प्लस 0.5 कर रहे हैं तो 16.5 आ रहा है सेंटीमीटर। फिर ये दिखा देना कि 14.7 माइनस 0.05 है तो आप लोग दिखा देना कि 14.7 था तो 14.65 हो गया। फिर डिफरेंस लिखना नीचे, फिर आप लोग लिखना 16.5 माइनस 14.65, तो ये थोड़ा जस्टिफाइड हो जाएगा 3 मार्क के लिए। 1.85 ये वर्किंग जो है वो जस्टिफाइड हो जाएगी। चलो 3 क्वेश्चंस है, 3 भयानक क्वेश्चंस है हमारे। पहला ग्राफ फंक्शंस, पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है इतना मुश्किल नहीं है वाला ग्राफ फंक्शन, देखते हैं। चलो कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर में डालना है -3 -2 फिर -2 फिर -3 है। अच्छा फिर क्या है, +5 है। ये डाला, हमारे पास 2 आ रहे हैं। अच्छा और हम लोग अगर वो डालेंगे, क्या डाल रहे हैं, 3 डाल रहे हैं, +3 तो क्या हो एट जाएगा, आ रहा है 8 आ रहा है। गुड। अच्छा आप कहाँ थी, सुन रही थी आप? जी। ओके। अच्छा अब क्या है, इसको बनाना है -3 और 2, व्हेन x इज -3 y इज 2, ये पॉइंट आ गया। ठीक है ये एक पॉइंट है। और ऐसे बना भी सकते हो अगर बनाना चाहो ना, एक डॉट लगा के ऐसे, या क्रॉस बना लो, क्रॉस ज्यादा चलते हैं, क्रॉस बना लो। लेकिन सिर्फ डॉट नहीं बनाना, वो डॉट है ना छुप जाता है अमूमन, ऐसे छुप जाता है तो वो नजर नहीं आता, तो फिर वो उसमें कहते हैं कि इन्होंने बनाया नहीं है। ठीक है तो क्रॉस बना दो छोटा सा। तो ये हो जाएगा 2.5, -2.5 पे 4.8 है, -2.5 पे 4.8 है, 3 4 4.2 4.4 4.6 4.8, यहाँ पे होगा। -2 पे 6.3 है, -2 पे 6.2 6.4 या 6.3 इसके बीच में होगा, ये इसके बीच में है। ठीक है। अच्छा उसके बाद -1 पे 6.7 है, -1 पे 6.7 है, 6.2 6.4 6.6 6.8 है, तो उनके बीच में आ गया ये रहा। आप लोगों के पास तो जूम इन ऑप्शन नहीं होगा जाहिर है, एक वक्त आएगा शायद जिसमें आप लोग इलेक्ट्रॉनिक पेपर्स दे रहे होगे। जल्दी आ जाओ बस। खैर अब जल्दी आ जाओ। हमारी बारी निकल गई जब तक रिकल गई। मैंने एमडी कैट दिए हैं 2 दफ़ा पता है। और जब मेरी भी कोई फेलियर स्टोरी है, खैर इंशाल्लाह बताऊंगा। तो सक्सेस ही नहीं किया है सिर्फ, तो मैंने एमडी कैट जब 2 दफ़ा दिए थे तो उसके अंदर एक दफ़ा में इलेक्ट्रॉनिक हुआ था, जब पूरा सिलेबस चेंज हुआ था, पंजाब और सिंध की उसमें पीएमसी एंड पीएमडीसी की लड़ाइयाँ चल रही थी कि कौन कंडक्ट करेगा, तो सिलेबस हमारा पूरा उठा के चेंज कर दिया था। हम हम अनअवेयर थे कि भाई क्या था। तो टैबलेट उसमें या सबसे पहले लैपटॉप पे करा इलेक्ट्रॉनिक था। टैबलेट्स दिए थे, हाँ टैबलेट्स दिए थे हम लोग को, बस हमें क्या करना था उस टैबलेट में चूज करना था कि मल्टीपल चॉइस आंसर होते हैं ना, तो हमें आंसर के फॉरवर्ड करना था, फिर सबमिट कराना था। उसमें मेरे आए थे 157 आउट ऑफ 210। अगर मैं इंटर में होता तो मेरे परसेंटेज वैसी बड़ी भी होती तो मेरा एक्सेप्ट हो जाता किसी डाओ या जिना में, लेकिन क्योंकि ए लेवल्स में वैसी परसेंटेज कम बनती है तो फिर मुझे दोबारा एमडी कैट देना पड़ा। उसमें मेरे 154 आउट ऑफ 200 आए थे। तो अगर रेशो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो इसमें ज्यादा परसेंटेज है। जी कोई कुछ कह रहा है? हाँ बहुत हल्की आ रही है। क्या कह रही हो फातिमा? सर आप कब तक के डॉक्टर बनेंगे? 2 साल और है बस, 2 साल और करना है आप इंशाल्लाह। एक ये साल जो गुजरेगा ना, थर्ड ईयर मेरा चलेगा, अभी एग्जाम हो जाए उसके बाद। तो थर्ड ईयर इंशाल्लाह उसमें थोड़े टफ टॉपिक्स हैं। फोर्थ ईयर में फिर प्रैक्टिस है, फिर वहाँ पे कोई क्लिनिकल अटैचमेंट भी करूँगा इंशाल्लाह कहीं पे, जो है किसी क्लिनिक में जो है सीखूंगा भी, इंटर्नशिप भी करूँगा इंशाल्लाह। सही। सर कौन सी यूनी में आप? कराची में? मैं कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में हूँ, KMU।
अब पहले एक पुराना नाम उसका KMDC था, तो KMDC के नाम से मशहूर है, मैं के अब वो KMU बन गई है। अच्छा अच्छा। फातिमा आप कुछ कह रही थी? अच्छा यहाँ तक हो गया। 2 पे 3.7 है, 2.5 पे कितना है? 2.5 पे 5.2 है, और 3 पे 8 है। हमारा ये ग्राफ बन रहा है, स्मूदर बनाएंगे इसको। सर अगर हम ये लाइट पेंसिल से बनाते हैं बहुत तो वो स्कैन होता है? नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा डार्क बनाना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी होता है ना इन्होंने कि यू मे यूज HB पेंसिल फॉर डायग्राम। तो HB पेंसिल इसलिए बोला जा रहा है, HB पेंसिल थोड़ी सी डार्क होती है, हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, शायद 2HB यूज करते हैं या पता नहीं 3HB, मुझे नहीं पता, लेकिन खैर थोड़ा सा डार्क बनाना, वो इसलिए लिख के दे रहे हैं ताकि थोड़ा डार्क बने, मतलब बहुत ज्यादा वो भी नहीं हो, मतलब प्रोमिनेंट हो, कि आप दूर से हल्का सा उसको दूर से देखो तो आपको नजर आ रहा हो कि हाँ भाई, और क्लियर हो, बहुत ज्यादा बोल्ड भी ना हो, कभी कभार बहुत बोल्ड बनाते हैं बच्चे, स्मूदर हो, आपको प्रोमिनेंट नजर आ रहा हो। कभी कभार ऐसा होता है, इतना इतना लाइट होता है, हम लोग ऐसे बनाया हुआ होता है ग्राफ, इतना लाइट होता है कि नजर ही नहीं आ रहा होता ग्रिड में, ढूंढना पड़ता है, अच्छा भाई ग्राफ बना हुआ भी है, तो वो उससे फिर ऐसा ना हो कि फिर उनके स्कैन नहीं हो, मार्क नहीं मिले फिर खामखा। बाय ड्राइंग अ सुटेबल लाइन ऑन अ ग्रिड फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब सॉल्यूशंस ही कह रहे हैं, ऑफ द इक्वेशन दिस। क्या इक्वेशन थी ओरिजिनल? ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 3, y इक्वल्स एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x। भयानक भयानक इक्वेशन है, अभी अभी तुम लोग को समझ में आएगा। लीनियर इक्वेशन बनेगी हमारी, लीनियर लाइन बनेगी हमारी, लीनियर ग्राफ बनेगा अभी। इससे और इसको कंपेयर करो, क्या फर्क है? एक्स क्यूब अपॉन 3 नजर आ रहा है, सेम टू सेम है। यहाँ पे -2.5 है, -1.5 है, और वहां पे 2 है। और तीसरा, आपकी ओरिजिनल इक्वेशन में 5 है, वहां पे 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे y क्या रखे गए होंगे? अब सोचना ये है कि यहाँ पे y क्या रखे होंगे जिसकी वजह से y को जब उधर भेजा होगा तो वो माइनस करके उधर ये लेकर आ रहे होंगे रिजल्ट। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, -2x, लेकिन वहां -1.5 हो गया, तो y क्या रखा हुआ होगा? सोचो कि वो वहां गया होगा और उसने क्या किया होगा, ऐड ऐड किया होगा, और -0.5। हाँ, हाँ बिल्कुल सही है, -0.5। गुड, समझ में आया बाकियों को या मैं समझाऊं? समझा देता हूँ। देखो देखो यहाँ पे करना ये है, इसको जब आप लोग कंपेयर कर रहे हो ना इसको, इन दोनों को, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे -2x लिखा हुआ है आप लोग की ओरिजिनल इक्वेशन में, हमने y की जगह ऐसा क्या रखा होगा जिसकी वजह से वो नंबर वहां गया होगा और -2x के साथ सॉल्व होके -1.5 दे रहा होगा। समझ में सर आया? तो 5 तो नहीं आएगा? 5 तो नहीं, नहीं 5 तो बाद में देखेंगे ना, हम लोग x को देख रहे हैं कि अभी हमारे पास क्या लिखा हुआ था, -2x लिखा हुआ था, हमने वहां ऐसा क्या रखा y कि वो वहां गया तो वो 1.5x आंसर आ गया, 1.5x आंसर आ रहा है, -1.5x। तो हमने यहाँ क्या रखा हुआ होगा, -0.5x रखा हुआ होगा, तभी तो वहां गया, तो वो बन गया -2x + 0.5x, ताकि आंसर -1.5x आ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई? जी। ओके गुड। दूसरा, अब ये बताओ, जैद ये आप मुझे नहीं बताना, मैं पूछता हूँ, ये मुझे बताओ कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, +5, वहां पे +1 लिखा हुआ है, यहाँ मैंने y क्या रखा होगा जिसकी वजह से जो वहां पे नंबर गया होगा वो माइनस हो रहा होगा, तो 1 दे रहा होगा? y की जगह ऐसा क्या नंबर रखूं जिसकी वजह से वो नंबर वहां जाए और शायद माइनस हो 5 से, तो 1 आंसर दे रहा हो। 5 से ऐसा क्या नंबर माइनस हो रहा होगा जो 1 आंसर देगा? 4। 4। गुड। तो हम लोग का इसका मतलब यहाँ पे 4 होगा, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, -4 या +4? यहाँ होना चाहिए +4, ताकि वो वहां जाए तो -4 बनाए और 5 -4 हो। बात समझ में आ रही है? जी सर। जी फातिमा? जी अब्दुल्ला? अब्दुल्ला भी क्लास में? जी सर। ओके।
तो ये बन जाएगा आपका, फिर आपने क्या सोचा हुआ था, -0.5 एक x और +4, तो उसका मतलब है इन्होंने y ये रखा हुआ होगा, तभी तो ये y वहां, जब तभी तो इन्होंने जब इक्वेशन को आपस में मर्ज किया होगा तो आपकी इक्वेशन ये बन रही होगी। तो ये क्या है मैं बता देता हूँ दोबारा, ये मैंने बार बार समझाया ग्राफ फंक्शंस में, कंपेयरिंग का गेम है सारा। आपकी ये इक्वेशन थी ओरिजिनल, इन्होंने y ऐसा क्या रखा होगा जिसकी वजह से आपका ये सॉल्यूशन बना होगा आफ्टर मर्जिंग, ये कॉन्सेप्ट था, तो हमारी ये बनी होगी। अगर इसको कोई बच्चा ये लिखना चाहे कि सर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू -1/2x+4, तो अच्छा है क्योंकि इस पे टेबल आराम से बन जाएगा फिर। अच्छा ये लीनियर लाइन है तो हमें टेबल बनाना है, x की वैल्यूज ऊपर से देख लो, 0 1 2 ले लेना, कितनी ले लो, अगर डायरेक्ट आंसर होल नंबर में चाहिए तो 0 0 ले लो, 0 ले लो, हाँ, और एक 0 ले लो और एक आप लोग 2 ले लो, 4 भी ले सकते हो अगर 3 लेना चाहे कोई बंदा, वैसे प्रेफर्ड होता है 3 ले लो ताकि पता चल जाए कि आपने सही निकाले हैं। तो अगर आप लोग x की वैल्यू 0 रख रहे हो तो y क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, जब आप x की वैल्यू 2 रख रहे हो तो y क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, चेक करो, 2 डाल के चेक करो, 3 आ रहा है इस इक्वेशन में, एक इस इक्वेशन का बॉक्स है, आ रहा है नहीं आ रहा, और जब 4 डालने तो 2 आ रहा है, क्लियर जी अपना इंस्टा। जी सर। ओके अब क्या करेंगे, 0 0,4 है, कोऑर्डिनेट्स हैं 0 4 2 3 एंड 4 2, 0 4 2 3, अच्छा 4 तो है ही नहीं, 4 हमने ले लिया, 4 है ही नहीं, ये सही है, फिर 2 भी काफी है, मेरे 2 सही हैं, 0 और कोई -2 लेना चाहे तो -2 ले सकता है, तो और बन जाएगी लाइन, बहरहाल 2 पॉइंट से भी बन जाती है लाइन अगर आपने पॉइंट सही निकाले हैं, तो 2,3 है, 2 पे 3 है, 2 पे 3 है यहाँ पे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, लाइन कुछ बनेगी इस तरीके से, इन पॉइंट्स को कट करनी चाहिए, ये हमारी लाइन बन रही है, ठीक है, लीनियर लाइन, और इसके 3 सॉल्यूशंस आएंगे, क्या 3 जगह कट कर रही है हमारी लाइन, बिल्कुल कट कर रही है, तो हम 3 पॉइंट्स में 3 x कोऑर्डिनेट्स बता देंगे, तो एक आ रहा है हमारा, ये आ रहा है -2 -2.1 -2.2 -2.3 -2.4 भी ले सकते हो, कि मसला नहीं, बिल्कुल आपका वहीं पे बिल्कुल चिपका हुआ है, तो अंदाजा नहीं लगाना आप लोग, -2 पॉइंट क्या है ये, -2.4 है ना, हाँ -2.4 ले लो, एक है -2.4, बिल्कुल बीच में होगा तो हम कुछ और सोच सकते थे -2.35, लेकिन ये बिल्कुल ही करीब है, ऑलमोस्ट करीब है, मैंने इसको वो ले लिया, ये बीच में देखो, ये होगा आपका 0.6 0.65, और लास्ट वाला आपका ये भी बीच में है, तो ये क्या होगा आपका 1.1 1.1.35, ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं, ये हो गया ग्राफ ऑफ फंक्शनल क्वेश्चन, अब ये रह गया है और ये रह गया है, ये खत्म करते हैं जल्दी से, 3 मार्क 6 मार्क 7 मार्क और 5 मार्क, कितने का रह गया पेपर, क्या टाइम क्या हो रहा है, आज मेरी एफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं थी, मेरे ख्याल में कितने 10 मिनट रह गए, हम लोगों ने 10 बजे शुरू किया था ये, हाँ 10 बजे शुरू किया था, टाइम लगाया आज पेपर में, काफी टाइम लगाया है, बहरहाल चलो, ABCD is a rectangular based pyramid, AC and BD intersect at F, ठीक है, EF is perpendicular to FC, EF कहाँ है, EF is perpendicular to FC, सही है, ओके गुड, AD 12 दिया हुआ है और DC हमारे पास 8 है, EC हमारे पास 16 है, राइट डाउन द नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होता है, नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री पढ़ा था, ये प्लेन्स ऑफ सिमेट्री क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है कि आप शेप को ऐसे कट करो कि ये शेप आपको सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में मिले, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पिरामिड है, पिरामिड को 3D शेप्स का प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है,
2D शेप्स का लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा है कि शेप को कैसे कट किया जाएगा कि दो टुकड़े जब शेप के होंगे तो वो सेम टू सेम शेप होंगे। मैं ऐसे तो काट नहीं सकता शेप को, क्यों? नीचे ऐसा कुछ बनेगा जो कि फुटस्ट्रम ही है एक तरीके से, और ऊपर ऐसा कुछ बनेगा, तो मैं ऐसे तो नहीं काट सकता, अलग अलग बन रहे हैं शेप। इसको मैं फिर कैसे काटूं? इसको मैं फिर ऐसे काटूंगा। और यूं भी काट सकता हूं। मतलब अगर आप लोग देखो ना शेप को, पिरामिड में 3D में कैसे समझाऊं, समझाने की कोशिश करता हूं, देखना जरा। ये अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आप इसको या तो यूं काट सकते हो या यूं काट सकते हो। एक पिरामिड इमेजिन करो, पिरामिड है और पिरामिड को आप लोग काट रहे हो ऊपर से, पॉइंट से इस डायरेक्शन में काट रहे हो। एक मिनट, इस डायरेक्शन में काट रहे हो, जिसमें आपका जो वो कटेगा ना वो बिल्कुल ऐसे कटेगा। आपका जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऐसे कटेगा। इमेजिन कर पा रहे हो कि बिल्कुल आपको बीच में से काटना है उसको, दो टुकड़े करने हैं उसके बिल्कुल सेम टू सेम। या मुश्किल हो रहा है इमेजिनेशन? सर केक की तरह भी समझा सकते हैं, केक को पहले आधा काटो फिर उसको बीच से काट दो। नहीं नहीं नहीं, देखो ये है ना आपका ऐसे पिरामिड है, तो पिरामिड की नोक से स्टार्ट करो काटना, नोक से काटो और बिल्कुल बीच में से ऐसे लेते, ये समझो इट्स अ नाइफ, इट्स अ नाइफ। चलो ये ऐसे समझ लो तो शायद समझ में आ जाए। समोसा काट दो बीच से। हाँ तो इट्स अ नाइफ लाइक दिस। आप नाइफ को ऐसे लेके जा रहे हो नीचे और इसको बीच में से काट रहे हो, बिल्कुल ऐसे काट रहे हो। आपको एक पिरामिड मिलता है, आप कह रहे हो उसको बीच में से काट रहा हूं मैं। ऐसे बीच में से काटना कि जो ये आपका, ये जो कटेगा ना जब पूरा, तो इसमें जो आपकी कटिंग होगी ना स्क्वायर की, वो ऐसे हो रही होगी स्क्वायर। और ऐसे भी तो काट सकते हो कि आप यूं नाइफ लेकर आओ तो ऐसे काट दो जिसमें आपकी कटिंग स्क्वायर की ऐसे हो रही हो, है ना? जब भी शेप दो टुकड़े में होंगे बिल्कुल सेम टू सेम शेप के होंगे। जी सर। कुछ समझ में आ रहा है? जी जी। मैं प्लेन्स ऑफ सिमेट्री की कुछ वीडियो होती है तो मैं आप लोगों को, या GIFs होते हैं मैं आप लोगों को भेजूंगा। बहरहाल इसमें 2 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। आगे चलते हैं। शो दैट ई एफ इक्वल्स 14.3। ई एफ निकालना है, 14.3 कह रहे हैं ये लोग। अच्छा, हमारे पास ये बड़ा क्वेश्चन होगा, हमारे पास अगर हम लोग बेस को बनाए, बेस है 12/, बेस है हमारे पास 12/8 की, और हमें क्या निकालना है? ई एफ निकालना है। ई एफ ये नजर आ रही होगी आप लोगों को, ये रही ई एफ, और ये आप लोगों को 16 दी गई है। ये नहीं मिला हुआ, इसकी बेस नहीं मिली हुई। अगर आप लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये एफ सी बेस नहीं मिली हुई, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग यूं काटें तो ये एफ आ गया और ये सी आ गया और ये ए आ गया, तो हम ए सी निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 12 144 प्लस 64, 144 प्लस 64 208। 208, अंडर रूट ऑफ 208 आ रहा है। ये अंडर रूट ऑफ 208 को आधा कर लो, सर आपने 280 अंडर लिखा। रूट ऑफ 208 डिवाइड बाय 2 कर दो, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 3। कैलकुलेटर है हमारे पास, ये हमारे पास डायरेक्ट आ गया, ए सी नहीं एफ सी आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 3, क्योंकि मैंने हाफ भी कर दिया, वो ए सी आया था, एफ सर सी 2 अंडर रूट ऑफ 3 आ गया सर जी। आपने 280 लिख दिया, 208 होगा ना? ओके सही है, एफ सी 2 अंडर रूट ऑफ 3 आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें एफ सी 2 अंडर रूट ऑफ 13 आ रहा है, ठीक है। ये 16 है, ये 2 अंडर रूट ऑफ 13 है। पाइथागोरस थ्योरम दोबारा लगेगा, एच स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसमें अब हमारे पास हाइपोटेनस है 16 इक्वल्स टू बेस है हमारी 2 अंडर रूट ऑफ 3 सर स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। बोलो। मैंने तो 208 अंडर रूट लगाया तो 4 अंडर रूट बेटा 30। ये एसी निकाली है ना आपने, एसी निकाली है ना, मैं एफसी चाहिए मुझे, अच्छा तो अच्छा। मैंने इसको हाफ भी किया है, ठीक है। सही सही सही। तो ये हो जाएगा 16 16, और ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट अगर करो 16 स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर, तो ये हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी लिख सकते हैं, 16 स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट 2 अंडर रूट ऑफ 13 और स्क्वायर, ये आ रहा है 204। 204 ई एफ की वैल्यू है, ई एफ को, ई एफ के स्क्वायर की अंडर रूट करोगे आप लोग के पास आ जाएगा ई एफ इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 204 विच इज 14.28
1 डेसिमल प्लेस था, 2 डेसिमल प्लेस की वर्किंग दिखाई, 14.3 में राउंड ऑफ किया, हमारा आंसर आ रहा है, शोन कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, आगे चलते हैं। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द लाइन EC एंड द बेस ऑफ ABCD। ABCD का बेस और लाइन कौन सी? EC। EC की लाइन है ये, गौर से समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। EC की लाइन है ये, और इसके दरमियान जो एंगल होगा ना वो ये होगा, ये वाला एंगल होगा, ये एंगल होगा, ये डॉटेड लाइन के साथ ये एंगल होगा। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं, कैसे निकालेंगे? हमारे पास 16 मौजूद है जिसको यूज किया जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लग सकते हैं, अगर देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है या नहीं, देखना पड़ेगा। एक मिनट, शेप को जरा ऑब्जर्व करते हैं। रुको, है तो 2 मार्क का इतना टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर। हमारे पास ये और ये कनेक्टेड है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये भी कनेक्टेड है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कौन सा लगाओगी फातिमा, बताओ? एंगल कौन सा निकालना है? ये निकालना है, आपके पास 16 मौजूद है और ये भी मौजूद है। EF कहाँ से आया हुआ है? EF हम लोगों ने निकाला था शायद, हाँ ये है ना 14.3। बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाओगी? नजर आया राइट एंगल ट्रायंगल या नहीं नजर आया? ये रहा। यार पहले फायदा होगा इसमें लगा के बेस नहीं निकालेंगे इसकी। नहीं नहीं नहीं, जरूरत थोड़ी है कोई, क्या बात कर रहे हो? 2 रेशोज दिए, दो लेंथ दी हुई है तो एंगल नहीं निकाल सकते क्या? क्या कौन सी, चलो बात करते हैं, चलो कौन सी दी हुई है, ये कौन सी है? ये क्या है? एंगल के साथ, हाँ साइन लगेगा इसके अंदर। ये एंगल के सामने वाला दिया हुआ है तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है, और 90 डिग्री के सामने वाला है तो हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में लगता है? साइन में लगता है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू 14.3, साइन थीटा इक्वल्स 14.3 अपॉन, अगर 14.28 ले लोगे तो ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, अपॉन 16। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 14.28 अपॉन 16। सिक्सटी थ्री पॉइंट वन एट आ रहा है। गुड, जबरदस्त जबरदस्त, और इसका आंसर 63.2 है। लास्ट में चलते हैं 25 इंटरेस्टिंग है, फुस्ट्रम है, इसके अंदर 5 मार्क का है, 1 गो का सवाल है। इसको प्लान करते हैं, बस इसको खत्म कर रहे हैं पेपर को। द डायग्राम शोज द बॉल इन अ शेप ऑफ फुस्ट्रम। फुस्ट्रम क्या है? सबसे पहले फुस्ट्रम समझना पड़ेगा। फुस्ट्रम क्या होता है, हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया हुआ है। एक कोन है, एक कॉर्नेटो है। कॉर्नेटो खाई है अब्दुल्ला? अब्दुल्ला है क्लास में? जी सर। खाइए कॉर्नेटो। जी। लास्ट पार्ट पे जंग होती है। हम जब बच्चे थे ना, मैं जब, अभी भी बच्चा ही हूँ मैं खैर, लेकिन जब मेरे भाइयों में होता था ना, अक्सर पप्पू लेकर आते थे, और वो अक्सर हम दूसरे रूम में होते थे, और वो भाई जो है वो लेकर आ रहा होता था, तो पैक ऐसे करता था वो कि इसको कुछ हुआ ही नहीं है। वो क्या करता था, नीचे से ना खा लेता था, क्योंकि नीचे होती थी उसमें चॉकलेट फिल्ड, तो वो खा के देता था मुझे। बड़ा गुस्सा आता था। या हमारी ना इस पे जंग होती थी कि भाई ये जो नीचे का पार्ट है ना, इसको कोई नहीं छेड़ेगा, पूरी आइसक्रीम ऊपर ही खा लो, ये नीचे का पार्ट हमारा है। तो वो जो नीचे का पार्ट होता है ना, ये बेसिकली अगर हम इसको खा लें या कट कर लें, तो ये जो रिमेनिंग बचेगी ना हमारी आइसक्रीम, ये हमारा फुस्ट्रम है। ठीक है, ये बच रहा है। अब इसका ये उल्टा फुस्ट्रम है, इसको उल्टा रखा हुआ है। ये रही हमारी आइसक्रीम, ये रही, और यहाँ से किसी ने खा ली है। ठीक है, तो बहरहाल ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं कहूं तो एक सिमिलर शेप ऑफ कोन कट हुआ है पूरे कोन से, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं लाइक दिस, तो ये ऐसे कंप्लीट होके कोन बन रहा है, देख रहे हो? देखो कोन बन गया। इसमें क्या? हाँ, लेकिन अब आप वैसे इमेजिन कर सकते हो कि आपका पूरा कोन था जिसमें से एक कोन का पार्ट कट कर दिया है, ऐसे इमेजिन। वॉल्यूम अब देखो निकालना क्या है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। फाइंड द कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉल।
वॉल्यूम निकालना है तो ऐसे ही निकलेगा वॉल्यूम, कि आपको पूरा का पूरा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ऐसे समझना पड़ेगा कि आपको पूरा का पूरा कोन का वॉल्यूम निकालना है तो पूरी हाइट चाहिए होगी। एक चीज प्लान करते हैं इसको पूरा, और हम क्या करेंगे फिर इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे छोटे वाले का, फिर माइनस कर देंगे तो ये जो पार्ट है इसका वॉल्यूम आ जाएगा। नाउ द थिंग इज, गुड गुड, सही कैच किया आपने। नाउ द थिंग इज, हमारे पास हाइट नहीं है टोटल, कैपिटल एच नहीं है, ठीक है, टोटल हाइट नहीं है। और अगर छोटी हाइट बोल रहा हूँ तो छोटे वाले के लिए ये हाइट भी नहीं है हमारे पास। बाकी रेडियसेस मौजूद है, लेकिन हम सिमिलैरिटी लगा सकते हैं क्या, ये अगर पूरा का पूरा कोन है और जो नीचे से जो नीचे का पार्ट कट हुआ हुआ होगा जो मैंने बनाया है, ये दोनों सिमिलर होंगे जैसे फातिमा ने बताया, तो इनकी सिमिलर सिमिलर रेशियोज पे इनकी लेंथ होंगी। कैसे कि अगर 8 है तो 8 के सामने वाली हाइट कितनी होगी, 8 अगर ले रहे हो अगर आप लोग, तो 8 वाले की हाइट ये पूरी हाइट होगी। 8 ले रहे हो तो उसका मतलब है आप पूरे कोन को कंसिडर कर रहे हो और पूरी हाइट लोगे। वो हमें पता नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो क्या होगी, अगर नीचे वाले को एच कह रहा हूं मैं, यहां से यहां तक वाले को एच कह रहा हूं, तो ये क्या होगी H+9, ऐसा ही है। यस। और अगर मैं ले रहा हूं रेडियस 6 तो उसकी हाइट क्या लूंगा नीचे वाले की, एच ओनली। आ गई बात समझ में। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जरा इसको, कहीं गलती नहीं कर दूं मैं, देखते रहना। कितना आ रहा है, 27, 28। जी 28 आ रहा है। 28। ओके। तो 54 होता है। 27 आ रहा है जी 27.5। जी, 27 था। सही है, अच्छा चलो, जी जी सही आ रहा है। ओके ओके ओके। अच्छा, अब हमारे पास अगर स्मॉल हाइट 27 आ रही है तो पूरी हाइट कितनी आएगी, 36 है ना, क्योंकि ऊपर की 9 थी, नीचे वाली हमने स्मॉल एस निकाली है, अभी 27 है, टोटल कितनी हाइट हो जाएगी 36। बात पे एग्री कर रहे हो। यस। ठीक है, अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ बिग कोन। वॉल्यूम ऑफ बिग कोन या होल कोन, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, मतलब जो कि πr² है। तो रेडियस कितना होगा हमारा, रेडियस अगर पूरे कोन को कंसीडर कर रहा हूँ 8 होगा, 8 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी होगी इसकी, 36 हाइट होगी। और फिर हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन जो नीचे वाला पार्ट था, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय उसका रेडियस क्या है 6 है, और हाइट क्या निकाली है हम लोगों ने अभी 27। जब दोनों को निकाल लोगे तो माइनस करना है, ऐसे भी लिख सकते हो, एक साथ में ही लिख सकते हो ताकि कैलकुलेटर में लिख देना फिर। बस कैलकुलेटर में इनपुट सही करना, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख दो ज्यादा अच्छा है, एक ही बारी में करना पड़ेगा। कुछ बच्चे कॉमन भी लेते हैं तो कॉमन भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये बेसिक तरीका है। 8 स्क्वायर, देखो प्लान कर लिया, कितनी आराम से हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने अभी, मैं टाइम देख रहा था उस वक्त, ये क्वेश्चन मैंने 4 मिनट के अंदर किया है, 4:12 बज रहे थे, हमने प्लान किया और उसमें मैं 4 मिनट में डिस्कस भी कर रहा था आप लोगों से, वो कौन की कहानी बता रहा था कॉर्नेटो की। तो प्लान कर लोगे ना जब क्वेश्चन को, जैसे फौरन फातिमा ने कैच किया कि सर सिमिलैरिटी लगेगी इसके अंदर, ठीक है, तो इस तरीके से जब आप लोग प्लान करके बैठ जाओगे ना, अच्छा ये है अच्छा वो है, तो फिर आप लोग आराम से कर लोगे। अब आज के पेपर में आप लोगों ने एक प्लानिंग नहीं करी, प्लानिंग ये नहीं करी वो आर्क वाले लेंथ में कि वो उसमें दिया हुआ क्या क्या है और करना क्या है। मुझे अभी तक भी एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पता चला, लेकिन मोस्ट लाइकली यही होगा कि एक तरफ से एंगल निकलवा रहे होंगे, दूसरी तरफ से एरिया निकलवा रहे होंगे, फिर ये कर रहे होंगे। या वो जो हमारा थीटा माइनस करना है, तो वो प्लानिंग नहीं करी आप लोगों ने कि यार वो थीटा अंदर वाला लेना है या बाहर वाला लेना है, वो प्लान तो करते हैं आप लोग, ये गेम है। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 444 पाई 1394.86, ये आपका आंसर है।
अगर कोई बच्चा इसको लिखना चाह रहा है 1390 तब भी आंसर करेक्ट है, क्योंकि वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दे रहा है। ठीक है, ये आपका पेपर था पूरा। अब पेपर की डिफिकल्टी बोलूं मिड है, स्पेसिमेन मुश्किल होते हैं, ये मिड पेपर, ये मिड बना हुआ है। इसी तरह का अंदाजा रखना कि इसी तरह का कुछ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फॉर्मूला हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देखे ऊपर, हमें साइन रूल भी पता था, कोसाइन रूल भी पता था, और ये भी पता था हम लोगों को। बाकी हम लोगों ने क्या यूज किया, ये भी यूज हुआ है फॉर्मूला, लेकिन हमें पता था, और ये भी पता था हम लोगों को पहले से। तो ये देखो फायदा हो गया, हमें ऊपर जाके देखना नहीं पड़ा, क्योंकि आप लोगों के पास एक पेज होगा पूरा, आप लोग को बार बार उसको फ्रंट पेज पे जा जाके देखना पड़ेगा। तो इट्स बेटर आप लोग याद कर लो, वैसे याद तो हुआ वही होगा। सर हल्का सा ऊपर शुरू में बहुत, जी बेटा क्या कह रहे हो, एक सेकंड फॉर्मूला दिखाइएगा सर, एक चीज पूछनी थी। बोलो। नीचे नीचे एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर, जहाँ पे ट्रायंगल बने हो वो वाले, नहीं ट्रायंगल, हाँ उससे ऊपर करना हल्का सा जी। हाथ में रिकॉर्डिंग बंद कर दो, उससे बड़ी नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। सही है।